दुनिया का कुछ नहीं है, आज है कल नहीं है। आप अकेले आए हो, अकेले जाओगे, लेकिन भगवान के साथ आए हो, भगवान को साथ लेकर जाओ। इसीलिए खाटू श्याम बाबा को कहीं ना कहीं उस चीज़ का वो बनाया, साक्षी बनाया कि नहीं, तुम हो हारे का सहारा। एक बार फैमिली में बहुत क्राइसिस अभी भी हैं, बट कुछ ऐसी क्राइसिस थी कि हम लोग उस चीज़ को एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते। वृंदावन जा रहे हो ना, तो ये 5 मंदिर और हो गया, बता दो प्लीज। वो आप जाओ, राधा बल्लभ, राधा दामोदर, राधा रमन और स्नेह बिहारी और मीराबाई के मंदिर। कहते हैं कि ब्रह्मा जी का कोई मंदिर नहीं है। हाँ, गुप्त वृंदावन में ब्रह्मा जी उसमें साक्षी बैठे हुए हैं। एक वर्ड कहते थे हिंदी में, लाला। हाँ, लाला कहा इसीलिए जाता था क्योंकि ये इनकी पहचान थी। बहुत अच्छी लाइन किसी ने लिखी या कही है कि जिंदगी में अपना रोल ना इस तरह निभाओ कि पर्दा गिरने के बाद भी ना तालियां रुकनी नहीं चाहिए। ये जवानी है दीवानी देखकर मुझे ना अपने अंदर एक इंस्पिरेशन आई थी कि मम्मी मुझे ना एक्ट्रेस बनना। मॉडलिंग के लिए मैंने शुरू किया था, तो मेरे साथ एक इंसिडेंस हुआ था, तो उसके बाद से थोड़ा सा मेरा मूड उस तरफ नहीं हुआ। कि कहते हैं ना कि थिएटर करो, ये करो, वो करो, ऐसा कुछ नहीं है। आपके अंदर टैलेंट है ना, तो आप अपने आप को प्रूव करके दिखा सकते हो विदाउट डूइंग एनीथिंग। लड़कियों से मेरे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आगे बढ़ने के लिए शॉर्टकट्स छोड़ दो। लड़कियों को तो फेम मिल जाता है। मिथ है ये पकड़ो। सबसे पहले तो आप सभी का स्वागत है हमारे एक और इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट के लिए। आज के जो मेरे गेस्ट हैं मिस हर्षिता गोयल। गोयल नाम सुन के आपको भी लग रहा होगा कि शायद ये बिजनेस पॉडकास्ट होगा, बट नहीं, ये एक एक्ट्रेस हैं और कह सकते हैं धार्मिक भी हैं, काफ़ी स्पिरिचुअल हैं, काफ़ी नॉलेज है इनको धर्म के बारे में। लड्डू गोपाल, राधा रानी, इन सबको काफ़ी अच्छे से फॉलो करते हैं और ये पॉडकास्ट उनको कहते हैं ना, जो लोग कहीं फंस जाते हैं, अपने करियर को देखते हैं और कहीं स्ट्रगल फेस में होते हैं, कई बार डीमोटिव हो जाते हैं, उनको लगता है कि हमें क्या करना चाहिए नेक्स्ट पता नहीं होता। तो ये पॉडकास्ट उन सभी भाई बहन के लिए है जो कहीं बार डीमोटिव हो जाते हैं। कैसे अपने आप को मतलब दोबारा अगेन स्टैंड मतलब बूस्ट करना है, कैसे अपने आप को दोबारा मार्केट में लाना है, कैसे अपने आप को एनर्जेटिक करना है, इस पॉडकास्ट में आपको सीखने को मिलेगा। कहते हैं ना, आध्यात्मिक होने से काफ़ी सारे बेनिफिट है। आप कभी हारते नहीं हो और कभी भी आपको ना हारने देते नहीं है जिनके थ्रू आप जुड़े होते हो। तो कह सकते हैं ये पॉडकास्ट उन सभी भाई बहनों के लिए है जो एक्टिंग में अपना करियर देखना चाहते हैं और कैसे एक्टिंग करना है, किस एक्टिंग में क्या क्या चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए, फैमिली से कैसे इन्वॉल्व होना, मतलब फैमिली के साथ हमारा रिलेशन कैसा होना चाहिए, इन सब टॉपिक पे भी बात किया था हमने। फ्रेंड्स बनाने चाहिए तो कैसे बनाने चाहिए, ये सब इस पॉडकास्ट में आपको देखने का जरूर मिलेगा। तो बने रहिएगा PWS शो के साथ। और जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर चुके, प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को रिकमेंड करें। थैंक यू सो मच। तो हर्षिता, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे शो PWS में। थैंक यू सो मच। और आप सभी को मेरी तरफ से राधे राधे। राधे राधे। आज हमारे स्टूडियो में ना कुछ अलग सी ही ब्यूटी निखर रही है। थैंक यू मेरी तारीफ करने के लिए। बिल्कुल। एक तो कहते हैं ना ब्यूटी प्लस कैलकुलेशन, जब एक आता ना हर्षिता गोयल तो एक माइंड में ना कैलकुलेशन भी कहीं ना कहीं आ जाता है। कितनी कैलकुलेटेड होंगे वो पता चलेगा अभी। फ्यूचर इज डिपेंड ऑन कैलकुलेशन ओनली। बिल्कुल तो बनियों को तो वैसे ही कैलकुलेशन आती है, मैथ्स में भी आती है और फ्यूचर के लिए भी आती है। बिल्कुल बिल्कुल। आप हर्षिता गुड़गांव में रहते हो, दिल्ली कैसा लगता है आपको? अच्छा लगता है क्योंकि मेरे रिलेटिव्स दिल्ली के हैं, तो आई लव दिल्ली ऑल्सो, बट फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी गुड़गांव है। चलो, एक अच्छी बात गुड़गांव की बताओ और एक अच्छी बात दिल्ली की बताओ। गुड़गांव को मैंने अपने सामने कहीं ना कहीं डेवलप होते हुए देखा है। मैंने उसका एक पार्ट बनी हूँ डेवलपिंग में। और दिल्ली के बारे में मैंने जो चीज़ें सुनी हैं, क्योंकि वो सेंटर है हमारे पूरे ऑल ओवर इंडिया का, तो उसके लिए तो मैं एक वर्ड में डिफाइन नहीं कर सकती उसे। ओके। कुछ फेवरेट फूड जो दिल्ली में ज़्यादा पसंद हो आपको? दिल्ली मतलब गुड़गांव से स्पेशली आते होंगे आप दिल्ली खाने के लिए। अच्छा, मतलब आप मुझसे प्लेस जाना चाह रहे हो, उसको फेमस करवाना चाह रहे हो? बिल्कुल यार मैंने ना हनुमान जी के मंदिर जाती हूँ, सीपी के अंदर है। ओके।
वहाँ पे कचौड़ी वाला है, बिल्कुल मंदिर के जस्ट आप राइट हैंड साइड में देखोगे जब मंदिर से बाहर निकलोगे, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। और वहीं पे बन मस्का काफ़ी फेमस भी है, वो भी बन मस्का और चाय देते हैं। आप उसको कभी सर्दियों में ट्राई करके देखो, ओके। यू विल लव इट। नहीं, जाने का कुछ टाइमिंग भी बता दो ना आप, जैसे लाइक कब जाते हो आप, यार क्या टाइमिंग होती है? मैं ज़्यादातर ट्यूसडे को जाती हूँ। ठीक है, हनुमान जी के दिन ही हाँ जाते हो? जी, और क्योंकि एक्चुअली वो मंदिर उस दिन 24 आवर्स खुला रहता है, तो आप रात को भी आराम से जा सकते हो। तो सुबह ना पब्लिक की काफ़ी भीड़ होती है, तो मैं लेट नाइट प्रेफर करती हूँ कि हम लोग 12 बजे, 1 बजे या उससे थोड़ा सा पहले 10-9 बजे के करीबन जाएं, ताकि हमें शांति से दर्शन हो जाए। समझ गया, ये क्वेश्चन का एक्चुअली फायदा नहीं हुआ आप लोगों के लिए। नहीं, फिर पब्लिक को वो लेट ट्रैक नाइट नहीं कर उठना पड़ेगा। पाएंगे। वो ट्रैक नहीं कर पाएंगे ना कई लोग, जिसको मतलब मैं, मेरे लिए तो एक आइडियोलॉजी आप कह हो आप, क्योंकि मैं आपको और काफ़ी सारे हैं जो फेसबुक पे देखता हूँ, फॉलो करता हूँ, जिनके अच्छे अच्छे कंटेंट होते हैं। मैं दिल्ली तो कम कहूँगी, लेकिन गुड़गांव में बहुत सारी जगह है जहाँ मैं यूजुअली मिल जाऊँगी, बहुत यूजुअली मिल जाऊँगी। गुड़गांव में ना काफ़ी जगह खाटू श्याम जी के जागरण होते हैं, ओके पब्लिकली जो होते हैं। ओके। और कृष्ण जी के, राधा रानी के, आजकल खाटू श्याम के ज़्यादा हो रहे हैं, तो मैं वहाँ बहुत जाती हूँ और बहुत हाई प्रोफाइल के साथ जाती हूँ, जाती ज़रूर हूँ, क्योंकि मुझे वो इन्जॉय करना बहुत अच्छा लगता है। मतलब मेरा दिल कहीं ना कहीं सनातन धर्म की तरफ काफ़ी है, ओके। तो मैं काफ़ी फॉलो करती हूँ, प्रेमानंद महाराज जी को फॉलो करती हूँ। भजन सुनना मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक सीक्रेट बताऊँ अगर मैं, तो कुछ लोगों के लिए फ़नी भी हो सकता है और कुछ लोगों के लिए बहुत अच्छा भी लगेगा। मैं जिम करती हूँ ना, तो यूजुअली लोग पंजाबी सिंगिंग मतलब सॉन्ग हाँ सुनते बिल्कुल हैं बिल्कुल। या हिंदी सॉन्ग सुनते हैं या वर्कआउट सॉन्ग सुनते हैं। मैं भजन सुनती हूँ। कह सकते हैं फर्स्ट एक्सपीरियंस एवर जहाँ पे इतनी अच्छी लड़की और भक्ति गाने सुनती है, और भक्ति मतलब ठीक है, बहुत मतलब अच्छी बात है ये तो। मुझे जब मैंने ये ट्राई करके देखा है, जब मैं पंजाबी सुनती हूँ, या मैं ऐसा नहीं कि मैं कोई गाने नहीं सुनती, मैं सारे गाने सुनती हूँ, लेकिन जब मैं पंजाबी या हिंदी सॉन्ग सुन के जिम वर्कआउट करती हूँ ना, तो उस दिन मेरी एनर्जी नहीं होती है, ओके। मैं वर्कआउट ही नहीं कर पाती हूँ। हम्म। पर जब मैं भजन सुनती हूँ, चाहे उसमें नॉर्मल हो, हाई बीट हो, कुछ भी हो, मैं उनको सुनती हूँ ना, मुझे एक एनर्जी बहुत अलग लेवल की फील होती है। मुझे ऐसा लगता है जो मैं नहीं भी कर पा रही हूँ ना, वो भी करने की कोशिश मेरे अंदर आ जाती है कि आई विल ट्राई इट। ओके तो ये मेरा एक बहुत बड़ा सपोर्टिंग कह सकते हो, पावर कह सकते हो, ये मुझे बहुत मिलती है वहाँ से। ओके। तो किस भगवान को सबसे ज्यादा मानते हो? ऐसा कोई पर्टिकुलरली मेरे लिए कोई भगवान नहीं है, ओके। मेरे लिए सारे भगवान उतने ही बराबर हैं। बस मेरे इष्ट जो हैं वो हैं कृष्ण जी, बाके बिहारी मंदिर, और राधा रानी मेरी इष्ट में आती हैं। ओके हाँ, तो मैं उनको या मेरे पूरे परिवार को, वो मतलब वो सेटल्ड है हमारे घर में, मतलब हमारा घर नहीं, उन्हीं का घर है जिसमें हम बसते हैं। ओके। आपने बोला ना जैसे लाइक एनर्जी सी आ जाती है, तो आपने हनुमान जी का नाम लिया। आपको पता होगा हम लोग कहते हैं ना, हमारे लिए वो मोटिवेशन है, बिल्कुल क्योंकि उनको देख के या उनके मंदिर जाओ ना, तो एक काम करने की एनर्जी अलग ही आती है। बिल्कुल। और दूसरा आपके ईस्ट ही हैं कृष्ण हम्म, भगवान, वो तो थकने ही नहीं दे सकते। बिल्कुल नहीं थकने दे सकते। तो ये कह सकते हैं आपके पूर्वजों का प्यार है, जो एक लगाव है धर्म के प्रति आपके। देखो, पूर्वजों का तो रोल है ही रहे, हम्म। बट इसमें सारा क्रेडिट मैं अपनी मम्मी को देना चाहूँगी। ओके। मतलब उन्होंने, देखो अब तो लोग फिर भी धर्म को बहुत फॉलो कर रहे हैं, उनके बारे में प्रचार कर रहे हैं, ये सब है। जब ऐसा कुछ भी नहीं था, जब भगवान सिर्फ नॉर्मली लोग भगवान को मानते थे, इतना प्रचार नहीं था, जागरण नहीं हुआ करते थे, तब भी मेरी मम्मी के अंदर वो चीज़ थी शुरू से कि वो बहुत फॉलो करती थी, और वो हमें बताती हैं कि वो बचपन से फॉलो करती आ रही थी। तो कहीं ना कहीं उनकी वैल्यू से हम लोग बिल्डअप हुए हैं इस चीज़ को लेकर, Okay. कि हमने न्यू जनरेशन के साथ साथ अपने धर्म को फॉलो करना शुरू किया। हमने प्रेमानंद महाराज जी की बातें सुन, मतलब उनकी बातें तो चलो अब आई हैं, बट स्टार्टिंग से ही हमारे को कहीं ना कहीं हमारी मम्मी ने बहुत बिल्डअप किया इस चीज़ को लेकर कि नहीं, आप चाहे हारे हो चाहे जीते हो, लड़ना सिर्फ एक ही से है, वो अपने भगवान से है। वही तुम्हें देगा और वही तुम्हें सिखाएगा। दुनिया का कुछ नहीं है, आज है कल नहीं है। आप अकेले आए हो, अकेले जाओगे, लेकिन भगवान के साथ आए हो, भगवान को साथ लेकर जाओगे, क्योंकि वो हृदय में रहते हैं। बिल्कुल। शायद इसीलिए आपने एक और बोला ना खाटू श्याम जी, इसीलिए शायद उनको बोलते हैं ना हारे का सहारा। हारे का सहारा, वो हमेशा ब्लेस करते हैं हमें। ये फैक्ट है। हम नहीं जानते इतना, मैं खुद को कहूँ कि मैं परम ज्ञानी नहीं हूँ,
पर जो किसी ने कहा है या संत महात्माओं ने ये कहा है तो ये फैक्ट ही कहा होगा कि सारे भगवान ने ना एक अपना रोल प्ले रखा। वो एक ज़रूरत थी उस समय का, उस चीज़ को प्रचार करने का एक बिल्कुल तरीका था। बिल्कुल। तब उन्होंने ये बात कही थी कि हम जो किस्मत में लिख देंगे वही तुम्हारी डेस्टिनी होगी। लेकिन खाटू श्याम बाबा को उसका प्रतीक क्यों बनाया कि आपकी डेस्टिनी को चेंज भी वही कर सकते हैं? उसका रीज़न था क्योंकि उन्हें पता था कि कई बार हम कोई चीज़ लिख देंगे, अगर उस बंदे ने कर्म अच्छे कर लिए या उस पर्सन ने कर्म अच्छे कर लिए तो उसको चेंज करने के लिए कोई होना चाहिए। तो इसीलिए खाटू श्याम बाबा को कहीं ना कहीं उस चीज़ का वो बनाया, साक्षी बनाया कि नहीं, तुम हो हारे का सहारा। एब्सोल्युटली राइट। क्योंकि मैं बताता हूँ, मैं जब फर्स्ट टाइम गया था ना, तो मेरा फ्रेंड, मैं जॉब करता था उस टाइम, तो मेरे बोल चलना यार 500-600 रुपये लगेंगे, चलते हैं। मुझे एक्चुअली नहीं पता था। कह रहे एक बार तू बस जाएगा ना, तुम्हें ना हर बार जाने का मन करता है। तो विश्वास नहीं कर, ये मेरे साथ से 14 की बात है, तो मैं नहीं गया। 15 भी नहीं गया, 16 भी नहीं गया। 2-3 साल उसने कंटिन्यूसली बोला, मैं गया ही नहीं। जब मेरी शादी हुई तो मैं ऐसे ही काम कर रहा था, एक पीपीटी तैयार कर रहा था अपने क्लाइंट के लिए, प्रपोजल। तो मेरी वाइफ बोली कि मेरी ना एक फ्रेंड जा रही है खाटू श्याम, और उसके साथ में सारे उनके हस्बैंड और उनके फ्रेंड जा रहे हैं, तो फीमेल में ना मैं हूँ, तो तू भी चल ले यार। मैं कहा ठीक है। मुझे बोली तो मैंने कहा ठीक है चलते हैं। मुझे ना रिकॉल किया मैंने पीछे कि मेरा दोस्त बोलता था जाने के लिए और मैं गया नहीं था। अब विश्वास नहीं करोगे, मेरे हिसाब से कोविड, ये जितनी भी चीज़ें आई ना, वो सारी चीज़ मुझे पता नहीं चला। इनफैक्ट रोया था मैं, लेकिन कहते हैं ना कहीं एक सपोर्ट बना रहा मेरे साथ। उसके बाद से मैं हर साल जाता हूँ, इनफैक्ट हर 3 महीने में चला ही जाता हूँ मैं। देखो, आपने एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस किया, उसकी वजह से कहीं ना कहीं आप माध्यम बन गए कि आप बिल्कुल। वहाँ तक गए। ऐसा ही एक छोटा सा किस्सा है मेरे पास। एक बार फैमिली में बहुत क्राइसिस अभी भी है, बट कुछ ऐसी क्राइसिस थी कि हम लोग अ, उस चीज़ को एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते, इतना बैड सिचुएशन हो गई थी। सब कुछ था हमारे पास, सब कुछ था, ये नहीं कहीं कुछ गया, हमारे पास सब कुछ था, लेकिन हमने वो रिश्ते टूटते हुए देखे हैं जिसे हम आज भी बहुत मतलब ये चाहते हैं कि वो काश वो दिन वापस आ जाए, लेकिन नहीं आ सकते। आफ्टर ऑल हम ये सोच चुके हैं कि नहीं आए। तब हम हार चुके थे। मेरी मम्मी ने कहा कि नहीं, हम राधा रानी बरसाना जाएंगे। बाके बिहारी मंदिर हम ज़रूर जाते हैं, लेकिन बरसाना हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है। वहाँ तो हम चाहे कैसे भी जाएं, जाएंगे। मम्मी ने शुरू किया। पापा थोड़े अनसपोर्टिव थे इस चीज़ को लेकर कि रेगुलर जाना बहुत डिफ़िकल्ट है, मैनेज नहीं हो पाएगा। पर मेरी मम्मी के साथ एक माध्यम बने मेरे मामा। वो एक्चुअली राखी भाई हैं। तो उन्होंने कहा नहीं मैं चलूँगा। ऐसी उनकी एक फ्रेंड है, उन्होंने भी सपोर्ट किया, जबकि वो उनकी फ्रेंड नहीं जा पाई, पर वो दोनों चले गए। 1 बार, 2 बार, वो महीने में शुरू किया उन्होंने जाना। बहुत मुश्किलों से जाते थे, गाड़ी से नहीं जाते थे। पापा मतलब मम्मी कहती थी मैं गाड़ी से चल जाऊँगी, फिर उनको लगता था नहीं गाड़ी से नहीं कंफर्टेबल है, मतलब वो कैसे-तैसे चले जाते थे वो लोग। उसके बाद मेरे पापा के अंदर पता नहीं कहाँ से कौन-सी चीज़ ऐसी आई, मैं तुम्हें गाड़ी से लेके जाऊँगा, एक दिन, ऐसे ही बोल पड़े। मम्मी ने कहा ठीक है आप चल रहे हो तो साथ चलो, अच्छी बात है, मैं तो चाहती यही थी कि भाई मैं जाती हूँ तो मेरा हस्बैंड भी मेरे साथ जाए, मेरे बच्चे भी मेरे साथ जाएँ। शुरू किया, पापा ने करा, मम्मी ने किया, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, पापा ने उसके बाद खुद से बोलना शुरू कर दिया कि मैं तुम्हें हर बार गाड़ी से ही लेके जाऊँगा और अपने साथ, किसी और को भी लेके जाऊँगा, जो नहीं जा सका, जिसको जाने का मन है, कोई असहाय है, कभी कुछ नहीं सोचा। ये इंस्पिरेशन हमें किसी और से आई थी, पता नहीं पापा के मन में कहाँ से ये चीज़ आई, वो बिल्ड होती गई। पापा हमें लेके गए और अब हमारा फिक्स हो गया है कि हम 1 दिन, महीने का 1 दिन ज़रूर जाना है हमने। पहले बरसाना या वृंदावन, वो टाइमिंग के अनुसार हमको, लेकिन बरसाना के अंदर दर्शन करने के बाद हम वृंदावन जाते हैं और वहाँ पे हमारे 5 मंदिर जो हैं फिक्स हैं, जो हम जाते ही जाते हैं। और मैं कहती हूँ आप वृंदावन जा रहे हो ना, तो ये 5 मंदिर और हो गए। बता दो प्लीज़। वो आप जाओ राधा बल्लभ, राधा दामोदर, राधा रमन और स्नेह बिहारी और मीराबाई के मंदिर। और बाकी बिहारी मंदिर तो आप जाओगे ही जाओगे जाओगे जब वहाँ जाओगे। जाओगे तो। ओके। आप ये दर्शन करोगे ना, आपको ऐसा लगेगा कि आपने पूरी ब्रिज की यात्रा पूरी संपूर्ण कर ली। ऐसा आपको फील ही नहीं होगा कि आप वृंदावन मतलब बस बाकी बिहारी मंदिर दर्शन करके आए, आपकी और चीजें रह गई, नहीं रह पाएंगी। जब आप शुरू करोगे तो आप आफ्टर ऑल वहां के जो और मंदिर हैं उनको भी
देखने जाओगे उनके अंदर। कभी आपका एक मंदिर रह गया तो आपका मन करेगा नहीं यार 2-3 दिन यहीं बस जाते हैं फिर देखेंगे। एक्चुअली ये है वहाँ के इन्वायरमेंट में है। बिल्कुल है। मैं सोचता हूँ, पता है ऑनेस्टली मैं बताता हूँ, मैं सोचता हूँ जाऊँगा मॉर्निंग में और शाम तक आ जाऊँगा। आज तक ऐसा नहीं हुआ है। ऑनेस्टली नहीं हुआ आज तक ऐसा। नहीं, हम लोग तो ऐसा ही करते हैं, सुबह जाते हैं शाम को वापस आ जाते हैं क्योंकि फिर नेक्स्ट डे की प्रिपरेशन करनी होती है। बट ये हम एक दिन में टूर लेते हैं। और उस मीनवाइल देखो जब हम इतना सारा एक जगह जा रहे हैं ना तो आप फोटो वीडियोस नहीं नहीं बना सकते। और सही बताऊं तो बनानी भी नहीं चाहिए। कई लोग आप जाते इसीलिए। हाँ, ये फैक्ट है, यही पॉइंट है। स्टोरीज बनाओ, दैट इज इनफ। आप लोकेशन डालो, आप ये अपनी हैप्पीनेस को एक्सप्लोर करो। पर उसके लिए आप प्रॉपरली रील बनाने के लिए जा रहे हो, ये सब करने मत जाओ। आप इंफॉर्मेशन दे सकते हो तो जाओ, बनाओ रील, कोई मना नहीं करेगा। लेकिन आप बस अपने आप को फेमस करने के लिए वहां पे एक बार अगर कोई इंसान बांके बिहारी मंदिर के अंदर कोई ट्रेंड शुरू कर देना, लोग उसके पीछे इतना पागल हो जाते हैं कि वही फॉलो कर। ये बात सही है। आप अपने भक्ति भाव से जाओ। एक बार तो प्यारा राधा रानी को एक बार निहार के ही देख लो, आपका मन नहीं करेगा रील बनाने का। वो जो आपको दे देगी ना, वो रील से बढ़ के दे देगी आपको। जब सोच के गए हो ना उससे कहते हैं ना, बहुत तो लोगों ने कहा है कि हम लिस्ट बना के जाते हैं, लेकिन सच बता रही हूँ उसके दर पे जाने के बाद लिस्ट भी याद नहीं रहती। आप इतना बोल रहे हैं, एक वीडियो में आया था कि दर्शन करके निकला था, उनसे बस ये पूछा गया था कि बांके बिहारी जी का कपड़ा किस तरह था, खाटू श्याम के बारे में फ्लावर किस तरह, किसी को पता नहीं है जी। मैं देखा था क्योंकि ना फोन पहले जाता है हमारा, हम फोन में देखते हैं, भूल जाते हैं कि फोन पे शायद घर पे भी देख सकते हैं। सामने है भाई, देखो तो पहले आप। देखो आजकल सोशल मीडिया है, सब कुछ अवेलेबल है। आप घर जाके अपने आप देखो, आप खुद से वीडियो फोटोग्राफी करके क्या मतलब उस चीज को, मोमेंट को खो रहे हो आप। मत खो। चाहे आप साइट, मैं ये नहीं कहती आप भक्ति भाव की तरफ जितना हो, किसी को फोर्स नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। आप साइट सीइंग करने जाते हो, माउंटेन्स पे भी जाते हो, आप वहाँ के व्यू को एडमायर करो, आप चीज़ों को देखो जो आपकी आंखें कैप्चर कर सकती है ना, वो फोन कभी कैप्चर कर ही नहीं सकता। बिल्कुल। मुझे नहीं लगता कि फोन वो चीज़, आप अपनी मेमोरीज के लिए उसको बना के लेके जाओ, लेकिन उस चीज़ का इसका मतलब ये नहीं है कि आप उतने खो जाओ उसमें कि आप व्यू एंजॉयमेंट को भूल जाओ। आप किसके साथ आए, लोगों को यही फर्क नहीं पड़ता कि आप किसके साथ बैठे हो, क्या खा रहे हो, क्या बस शैल आई क्लिक द पिक्चर फर्स्ट, दिस इज द वन पॉइंट। और मोस्टली चीजें पिक्चर्स की वजह से खराब हो जाती हैं। प्रेम मंदिर गए हो आप? हाँ गई हूँ। वहां पे देखना आप 90% लोग ना फोन लेके ऐसे घूम रहे होते हैं। वहाँ पे भीड़ है इस चीज़ की। कोई प्रेम मंदिर में इसलिए नहीं जाता कि मुझे दर्शन करने, जबकि वहाँ पर कई चीज़ें डिटेलिंग में दी हुई है। बिल्कुल। कान्हा जी के बचपन की चीज़ें, मूवमेंट, सारी चीज़ें पूरा गोवर्धन दिखा दिया, मतलब जो इंसिडेंट हुआ है, लेकिन लोगों को बस कैप्चर करना है, लेकिन देखना ही नहीं है रियलिटी में। यही फैक्ट है, यही फैक्ट है। और वृंदावन में ना आपकी रील्स के अलावा भी ना बहुत सारी ऐसी जगह है जो लोगों को पता ही नहीं है। सीरियसली लोगों को नहीं पता कि वहाँ जाना भी चाहिए। मैं चाहता हूँ बताओ आप जरूर, ताकि क्योंकि सही बात है, कई लोग भीड़ का पार्ट बनने जा रहे हैं आज की डेट में। सॉरी गलत नहीं बोला, लेकिन मुझे बताता हूँ, मैं क्रिसमस से पहले गया था, मेरा छोटा भाई कज़न गांव से आया था, तो वो और उसके वाइफ आए थे, तो मैं सोचा बांके बिहारी जी के दर्शन करा लूँ। ये लास्ट ईयर की बात बता रहा हूँ मैं। मेरा बेटा छोटा सा था, 1 साल का, मैं ना अंदर भी नहीं जा पाया, इतना भीड़, इतना क्राउड, और धक्का मारे थे। भगवान से मैंने माफ़ी मांगा, सॉरी सर भगवान मैं नहीं आ सकता इस बार, मैं गेट से बाहर आया हूँ। सोचो वो मोमेंट कैसा खुद को लगता है कि गेट से मैं ना अंदर नहीं जा पाया, बाहर आया हूँ मैं कहा सॉरी मैं नहीं आ सकता इस बार, क्योंकि लोग इतना धक्का मार रहे थे ना मेरे साथ। जब मैं निकला मेरे साथ 5-6 फैमिली अपने बच्चे को लेकर निकले थे। बिल्कुल। उनका दर्शन नहीं हुआ तो फिर दोबारा मैं वीकडेज में गया था दर्शन के लिए। देखो मैं किसी को डिमोटिवेट नहीं करना चाहती या मैं किसी को गलत नहीं कहना चाहती, सबकी अपनी श्रद्धा भाव है, उस हिसाब से आप जाओ। लेकिन मैं एक चीज़ कहूँगी कि आप सबसे बड़े पाप के भागीदार बन रहे हो। आपने एक ऐसे बंदे के या ऐसे पर्सन के दर्शन को रोक दिया जो भक्ति भाव से आया था। बिल्कुल सिर्फ धक्का रील मारते हैं वहाँ बनाने पे, के नहीं कि चक्कर में। आराम से रहो, आप खड़े हो जिस जगह पे, सबको दर्शन करना हुआ तो रील बनाने के चक्कर में, फोटोज वीडियोस के चक्कर में आप किसी ऐसे बंदे के दर्शन मत आप वो करो कि उसका पाप जो आपको मिल रहा है ना वो आपको पता नहीं चल रहा, लेकिन आपका पाप का घड़ा बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा। आप ये सोच रहे हो हमने तो कुछ किया ही नहीं, ये आपने बहुत बड़ी गलती करी है।
आप बिल्कुल। सच में मानेंगे नहीं, भांडेर वन वृंदावन से थोड़ा आगे पड़ता है, एक जगह है भांडेर वन, आप सर्च करना गूगल पे मिल जाएगा, अवेलेबल है अभी इस टाइम पे। वो ना गुप्त वृंदावन है, किसी को नहीं पता। मुझे भी नहीं पता ऑनेस्टली। नहीं, मैं बता रही हूँ, बहुत कम लोगों को पता है, और ये सत्य है वहाँ का। उसकी कहानी आप सुनोगे ना तो आप ये कहोगे सच में ऐसा भी कुछ है। मतलब इस टाइम पे मैं बात कर रही हूँ ना तो मेरी एनर्जी लाइक बीइंग की बहुत डिफरेंट एनर्जी है इस टाइम पे। मेरा ऑरा इस टाइम पे बहुत ज़्यादा ये कह रहा है, चिल्ला चिल्ला के मेरे कानों में कह रहा है कि इट्स वेरी पॉजिटिव। क्योंकि भांडे वन में आप जाओगे ना, शांति, बिल्कुल शांति है वहाँ पे। अब टेक्नोलॉजी पहुँच गई है, लेकिन पहले कुछ नहीं था वहाँ पे। हम 6 से 7 महीने पहले की अगर मैं बात करूँ तो मेरी मम्मी के पास भी कोई माध्यम बना था, हम वहाँ गए। मेरी मम्मी ने एक्सप्लोर की थी वो जगह, सबसे पहली बार गए वहाँ पे। एक परिवार है, उनकी मेन मुखिया जो है, जो परिवार की जो संभालती है, वो इंदु लेखा जी हैं। ओके। उनसे बातचीत हुई, आप मानोगे उन्होंने क्या कहा प्रसादी में? जो घर के चूल्हे पे रोटी बनती है ना, उस चूल्हे पे मिर्ची का टपोरा रख के कहा कि ये यहाँ की प्रसादी है, और पेट भर के खाना खिलाया। जगह के या समय के अनुसार वो खिला देती हैं, अगर कम लोग हैं तो पेट भर के भी खिलाएंगी, और ज़्यादा लोग हैं तो बस थोड़ा सा प्रसादी देंगी। वो जगह ऐसी है जहाँ पे श्री राधा रानी और श्री कृष्ण जी की शादी हुई थी, विवाह हुआ था, जिसे आज तक के कोई मानता नहीं है कि विवाह हुआ था। वाओ। इसीलिए उसे गुप्त वृंदावन कहते हैं। और वहाँ पहली बार कृष्ण जी के हाथ में आपको मुरली नहीं दिखेगी। शायद मैं गया हूँ। याद करो, आपको याद आए तो, वहाँ मुरली नहीं है, उनके हाँ, हाथ में सिंदूर। सिर्फ एक ही जगह मुरली नहीं है, वो प्लेस वही था जो आप हाँ, बता रहे हो। गुड। मुरली नहीं है। और उनके साक्षी जो थे, विवाह के साक्षी जो थे, वो ब्रह्मा जी हैं। ब्रह्मा बिल्कुल। जी हैं। कहते हैं कि ब्रह्मा जी का कोई मंदिर नहीं है हाँ, गुप्त वृंदावन में, ब्रह्मा जी उसमें साक्षी बैठे हुए हैं। आप ये एक आंसर आलोचनाओं वालों के लिए भी, जो आलोचना करते हैं कि राधा रानी की शादी नहीं हुई कान्हा जी से। बिल्कुल हुई है, इसीलिए उसे गुप्त वृंदावन कहा गया है। आप इंदु लेखा जी के मुख से अगर वो वाणी सुनेंगे तो ज़्यादा अच्छी है। मैं एक बेसिक इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ। वो ये बात कहती हैं कि सबसे पहली बात, ये राधा रानी ने डिसाइड किया था कि गुप्त वृंदावन में कोई नहीं आएगा, क्योंकि अगर कोई आया तो उसने अपने पाप मिटा दिए, ये मानो। तो ऐसे ही कृष्ण जी ने उनसे सवाल किया कि अगर सब आने लग गए तो ये धरती तो किसी भी रूप से चलेगी ही नहीं। तो उन्होंने कहा नहीं, इसमें वही आ सकता है जो इस समय, चाहे वो कीड़ा मकोड़ा है, चाहे वो पक्षी है, चाहे वो पेड़ है, पत्ता है, जो भी अगले जन्म में जो भी स्वरूप में इस धरती पे आएगा, वही इस गुप्त वृंदावन तक आ पाएगा, और हर कोई इसका माध्यम बनेगा। और कहते हैं ना कि 100% श्रेय में से परसेंटेज डिवाइड कर लो, तो उसमें से 50% आपके माध्यम को जाएगा, बाकी का परसेंटेज डिवाइड होगा कि किस माध्यम से आप आए, किस स्वरूप से आप आए, और किस फीलिंग्स, किस श्रद्धा से आप आए। वो उसका वहाँ का सबसे मेन पॉइंट है। और आप सच में अगर वहाँ के साक्षी होंगे ना, तो आप एक बार ज़रूर जाएंगे, ज़रूर जाएंगे। और जो शांति, जो भाव आपको मिलेंगे ना वहाँ पे, कहीं नहीं मिलेंगे, कहीं नहीं मिलेंगे। रील्स अब वहाँ बनने लग गई हैं, इंदु लेखा जी की खुद की वायरल होने लग गई है, लेकिन अभी भी वहाँ पे इतना वो नहीं है। अभी मार्च में एक दिवस आता है जिस दिन वहाँ के जो राधा रानी और कृष्ण जी की है, वहाँ पे विवाह होता है, जैसे उस समय में हुआ था। वहाँ पे अभी भी वो मंडप है जहाँ पे उसमें विवाह अग्नि हुई थी, जहाँ वो हम लोग अभी रिसेंटली होके आए हैं, हमारे गुड़गांव के ही राधा रानी और कृष्ण जी का वहाँ विवाह करवा के आए हैं, साक्षात अपने आंखों के सामने। उसकी रील्स कुछ मम्मी के पेजेस पे भी हैं, हमारे पेजेस पे भी हैं। तो वो मैंने इन्फॉर्मेशन के लिए डाली है रील्स, मेरा कोई ऐसा मोटिव नहीं है कि मुझे उससे फेमस है। किसी को अगर मेरे माध्यम से कहीं जाने का मौका मिल सकता है तो, और मेरी मम्मी कहीं ना कहीं उसकी माध्यम थी उस जगह पे लेके जाने का। लोग आप वहां पे आके खुद का विवाह करवाते हैं कि इतने पावन जगह पे विवाह कौन छोड़ेगा। आजकल तो उल्टा हो चुका है ना। रात में शादी होती है, शराब, चिकन, मटन, पता नहीं क्या क्या होता है। ये बहुत गलत चीज़ है। देखो सच बताऊं, मैं अपना अगर मैं सोच के बोलूं तो मैं भी ये चाहती हूँ कि मेरा विवाह दिन में हो, सीरियसली। बिल्कुल। क्योंकि ये शादियां रात को इसलिए होनी शुरू हुई थी
कि जो मैंने सुना है, जो मैंने समझा है और जिसको मैं आइडियोलॉजी करती हूँ, वो ये है कि रात को इसलिए क्योंकि जब मोमडन्स का वो आया था यहाँ जी, पे, जी, औरंगज़ेब और ये सब जो औरंगज़ेब थे, वगैरह जी, का जी। जब आया था, तब उस समय पे थोड़ी चीज़ें डिफरेंट होती थी। लूट वगैरह भी बिल्कुल, वहाँ पे बिल्कुल। उस टाइम पे लुटेरे वगैरह का भी सिस्टम रहता था। तो लोगों ने क्या करना शुरू किया था कि रात को चुपचाप विवाह करके चुपचाप सारी चीज़ें कर लेते ये थे। फैक्ट है। लेकिन अब ट्रेंड बना दिया है हाँ, कि रात को करेंगे। लेकिन आप कभी दिन में शादी करके देखो, उसका अलग मज़ा है। बिल्कुल, जैसे मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया हाँ, है, बट लेकिन जिसके भी देखे हैं, उसका मुझे जो एक्सपीरियंस लगा वो बहुत अच्छा लगा। एक्चुअली ये सच है। कहते हैं ना, एक साक्षी होते हैं। जब फेरे होते हैं, जो मंत्र पढ़ा जाता है उसमें तो यही होता है ना, पूरा ब्रह्मांड एक साक्षी होता है आपके बिल्कुल। शादी का। रात में नहीं होता कोई। रात में तो राक्षस होते हैं। हाँ, कहते तो हैं कि हाँ। दिन छिपते ही राक्षस का वास हो जाता है। हमारे घर में भी तो कहते हैं ना 12 बजे रात को खाना नहीं खाने देते अरे हैं। जैसे हम लोग अभी देखो, हम लोग ऐसे वर्ल्ड में है, कहीं ना कहीं कलयुग हमें प्रभावित कर ही हाँ, देता है। तो हम भी लेट सोते हैं, लेट हुँ, खाते हैं। तो मम्मी ये बात कहती है, राक्षसों के टाइम पे तुम काम करते हो। बिल्कुल। सुबह प्रातः उठ के लोग करते थे, 4 बजे 5 बजे उठ के नहा धो के इसीलिए काम करते थे, हुँ, ताकि उस टाइम पे जो एक एनर्जी है ना वहाँ की एनवायरनमेंट में, वो तुम्हें मिले। तुम हुँ, रात को करोगे तो तुम्हें नेगेटिव एनर्जी अट्रैक्ट करेगी ना। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये सब उस टाइम का जो ऐसा नहीं है, हम कह देते हैं क्योंकि हम नई जनरेशन है, हम सुनते नहीं है किसी की, कहीं ना कहीं ओवरलैप करते हैं लोगों को। जो पुरानी चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद थी, हुँ, हुँ, हैं और रहेंगी। बिल्कुल। बस ये है कि आज हमने अडॉप्ट किए, कल हमारे फ्यूचर जनरेशंस को भी अडॉप्ट करवानी ज़रूरी है। बिल्कुल, बिल्कुल करनी, और अच्छी चीज़ों को हर किसी को मेरे हिसाब से फ़ॉलो भी करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। मेरे हिसाब से ना कह सकते हैं ये एक खूबसूरती है बनिया कम्युनिटी की, बता रहा हूँ मैं पूरी बनिया कम्युनिटी को, एक प्राउडली वे में, कि जितनी भी मंदिर देखोगे आप, चाहे आप आपने बांके बिहारी बोला, खाटू श्याम जी का बोला, हर जगह पे ट्रस्टी होते हैं हमारे बनिया कम्युनिटी से। बिल्कुल। क्योंकि इनका ना भगवान और राधा रानी इन सब के प्रति इतना लगाव है, इसीलिए शायद कहते हैं इनकी तिजोरी कभी खाली नहीं होती है। तिजोरी खाली होने का, चलो वो तो हम कहेंगे कि लक्ष्मी जी हमारे यहाँ वास करती हैं, हुँ, वो अलग बात है। लेकिन बनिया कम्युनिटी शुरू से ही, अगर हम कास्ट सिस्टम्स को भी पढ़ते हैं, हुँ, तो मैं किसी कास्ट को ऐसा वो नहीं करूँगी, बहुत प्रेफरेंस दूंगी, बिल्कुल। ये कि मैं बनिया हूँ तो मैं बनिया को ही प्रेफर करूँगी, ऐसा नहीं है। सबके अपने अपने एक काम को, काज को जो बताया गया था ना, वो इसीलिए बताया गया था क्योंकि वो उसमें माहिर है। हुँ, अगर वो इंसान उसी में काम करेगा, उसमें माहिर बन के दिखाएगा। देखो, अपर जाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन लोअर जाना बहुत बुरी बात है। तो इट्स बेटर है कि जो आपका काज है वो तो करो ही करो, लेकिन उससे ऊपर उठ सकते हो तो ये तो आपकी अच्छी बात है ना। आपने विल हुँ, पावर अपनी इतनी अच्छी दिखाई कि आप इतने बिल्कुल। ऊंचे उठे। तो बनिया कम्युनिटी शुरू से ही कमाने के लिए या साहूकारी करने के लिए सबसे आगे इसीलिए थी। उसी इसीलिए ना एक वर्ड कहते थे हिंदी में, लाला। हाँ, लाला कहा इसीलिए जाता था क्योंकि ये इनकी पहचान थी, बिल्कुल, ये इनकी पहचान थी। और आज भी हमारी यही पहचान है, यही बिल्कुल। हमारी पहचान है, यही हमारा सब कुछ है। और ट्रस्टी ट्रस्टी इसलिए भी बनते हैं, देखो उनके पास धन है तो ट्रस्टी तो बनेंगे ही। दूसरी बात, कहीं ना कहीं बनिया समाज संस्कृति के हाँ, बहुत प्रतीत बिल्कुल, आगे। बिल्कुल। अब पर मैं अब के समय में ये कहूँगी कि सिर्फ बनिया नहीं, आज की डेट में हर समाज हाँ, अपने इष्ट को, अपने भगवान को आगे लेके आने की पूरी प्रयास में है कि बिल्कुल। श्री राम को हम लाए हैं तो हमारे ही हैं वो, हुँ, हमारे ही इस धरती, हमारी इसी भूमि से ही हैं वो। बिल्कुल। श्री राम की बात की ना आपने, और खाटू श्याम जी के एक बंदे को मैं बहुत अच्छा फ़ॉलो करता हूँ, कन्हैया मित्तल। अरे अब विश्वास नहीं करो, मेरी वाइफ कहती क्या हो गया आजकल गाने नहीं सुन रहे हो आप? मैं गाड़ी में ना, जैसे हाइलाइट्स होते हैं कुछ, जिस गाने को आप ज़्यादा सुनते हो ना वो सबसे टॉप पे होता है। जी। मेरे मेरे वाले हाइलाइट्स में वही होते हैं ऊपर, सबसे ऊपर। हम्म। सेठों का सेठ एक गाना आया था, तो मैं दिन भर सुनता था। मेरी वाइफ क्या हो गया? मैं कहा यार पता नहीं, खींच लेता है ना वो। बिल्कुल बिल्कुल। सिंगर्स की बात करें ना तो संगीत, देखो पाजी से अच्छा कोई नहीं जान सकता इस मामले में। हुँ, और मेरी मम्मी के अलावा, क्योंकि वो भी संगीत को बहुत प्रेफर करती हैं, वो कीर्तन करने का प्रयास करती हैं। वेल सेटल फैमिली है, कोई ज़रूरत नहीं है कुछ करने की, लेकिन स्टिल मेरी मम्मी पता है क्या कहती हैं कि कीर्तन करूँगी ना तो मेरे बहुत सारे, एक होता है ना जो हमारा दिमाग जो कहता है, वो ये कहता है कि एक पंथ अनेक काज, दो नहीं अनेक काज। कैसे? मेरी मम्मी कहती है कि अगर मैं कीर्तन करूँगी, जिसके घर में कीर्तन हो रहा है उसमें भी पॉजिटिव वाइफ, मैं कर रही हूँ मेरे अंदर भी पॉजिटिव है, मैं नाम ले रही हूँ तो मेरे साथ 10 20 50 बंदे नाम ले रहे हैं। और हमारी ये सेवा जो है वो निःशुल्क है। हाँ, हम सिर्फ
जो म्यूजिशियंस होते हैं या उनका जो ट्रैवल होता है वो हम सिर्फ चार्ज करते हैं, बाकी हमें कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं, कोई सिंगर का चार्ज नहीं लेता हमसे, कोई भी नहीं लेते हम लोग। ओके। मतलब ये हमारा निःशुल्क सेवा है। वो ये कहते हैं इससे मेरा भाव जुड़े रहते हैं, मेरे भाव नहीं टूटते। मैं हम लोगों के घर में ना जय श्री राधे 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 बोलते हैं। हमारे यहाँ हाय हेलो मेरे घर में नहीं चलता, तो जो भी आता है जो भी जाता है मैं उसको राधे राधे ही बोलते हैं, हम जय श्री राधे बोलते हैं। चलो, राधा रानी की जो सिद्धि कह सकते हैं या विरासत में जो मम्मी से मिला आपको, एक्टिंग स्किल्स कहाँ से मिला आपको? क्योंकि बिल्कुल ना डिफरेंट हो गया कहने को। मतलब आप एक क्या बोलते हैं इसको, अगर बोलो तो आध्यात्मिक से बिल्कुल एक्टिंग में आ गए आप। देखो, आध्यात्मिक एक अपनी जगह है, हम्म, और अगर हम प्रोफेशन की बात करें या एक्टिंग की बात करें तो वो बहुत डिफरेंट है। हम्म, वो मेरा काम है, या पहले ये कह लो कि अब ये प्रोफेशन बन गया। पहले ये मेरा काम नहीं था, हम्म। हॉबी कह लो। हाँ, स्टार्टिंग से ही मैं थोड़ा ड्रामेबाज थी, ये मेरे घर वाले कहते हैं, और मैं भी मानती हूँ कहीं ना कहीं, क्योंकि ड्रामा क्वीन है। हाँ, एक्चुअली मैं ना अपने घर में सबसे बड़ी हूँ चाइल्ड्स में, तो मुझे जितना प्यार जितना चीज़ें मिली है ना उसकी बिल्कुल। बेसिस पे मैं बहुत पैम्पर्ड बेबी रही हूँ, लेकिन वैल्यूज़ के साथ। पैम्पर्ड भी एक इनफ अमाउंट में, ये बिल्कुल नहीं बिल्कुल, कि फर्स्ट बेटी होना, लक्ष्मी घर में आना और उसको कितना लाड प्यार, मैं बिल्कुल एज्यूम कर सकता हूँ ये बिल्कुल बिल्कुल। चीज। तो बेबी पैम्पर्ड रही हूँ बिल्कुल, लेकिन एक लिमिट तक। ये नहीं कि आपको बिगाड़ा गया है, बिगाड़ा नहीं गया है। जहाँ बिगड़ी हूँ वहाँ पिटाई भी पड़ी है मुझे। तो सच में पिटी हो गया आप? सच में पिटी हूँ मैं, मम्मी सच से, में। पापा से? अरे पापा तो नहीं, वो मम्मी, मम्मी ही है। पापा से तो नहीं मैं इतना, लेकिन जितना मैं मम्मी से पिटी हूँ उतना मेरे को नहीं लगता मैं किसी से पिटी होंगी। ओके। तो मेरे साथ ऐसा है कि मैं स्टार्टिंग से पैम्पर्ड रही थी, तो मूवीज़ वगैरह ये सब देखना मुझे शुरू से ही अच्छा लगता है। अच्छा, मुझे ना रियलिस्टिक चीज़ें देखना या ड्रीम्स वाली चीज़ें देखना बहुत अच्छा लगता है कंपैरेटिवली। जैसे होता है ना, लोग कहते हैं बुक्स पढ़ना, म्यूज़िक सुनना उनका वो रहता है, मुझे विजुअली वो इन्जॉय करना बहुत अच्छा लगता है, कि मतलब विजुअली और प्रेजेंटली आप वहाँ रहकर इन्जॉय करो चीज़ों को, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो शुरू से मैं इस तरह की नेचर की थी, और खुश रहना मेरी हमेशा आदत में था, कि मैं खुद भी खुश रहती थी, और मेरी प्रायोरिटी होती थी कि दूसरों को भी खुश रखूं, बिल्कुल। क्योंकि दूसरे की खुशी में जो खुशी मुझे मिलती है ना, वो मुझे नहीं लगता कि पता नहीं मुझे मिलेगी नहीं मिलेगी। तो मैं मूवीज़ वगैरह सीरियल्स वगैरह बहुत देखती थी, मैं अपने दादाजी के साथ। उसके बाद मेरा वन टाइम ऐसा आया कि जब मेरे पापा ने ना सारी चीज़ें बंद कर दी, उनको लगा कि मैं बहुत ज़्यादा इस तरफ अट्रैक्ट हो रही हूँ, तो बचपन में वो सारी चीज़ें छूट गई, लेकिन वो गुण आ चुके थे अंदर उस टाइम। तो मैंने अपना स्कूलिंग वगैरह कंप्लीट किया, तब मुझे मौका नहीं मिला, लेकिन मुझे अपने कॉलेज में ना थिएटर करने का मौका मिला, एंड आई परफॉर्म वेरी वेल, और हमारे पूरे ग्रुप को उस दिन अवार्ड वगैरह भी मिला। गुड। तो वहाँ पे मेरे वन ऑफ माय फ्रेंड ने मुझे सजेस्ट किया कि यार हर्षिता, यू हैव अ गुड लुक्स ऑल्सो। जबकि मैं ऐसा कहती थी, यार आई एम वेरी नॉर्मल, नॉट अ वेरी हाई फाई, और बहुत ब्यूटीफुल नहीं कहती थी मैं कभी भी अपने आप को। मैं कहती हूँ यार मैं नॉर्मल हूँ। कहते नहीं नहीं नहीं, यू हैव अ गुड लुक, और आपकी स्किल्स भी अच्छी हैं, आप एक बार ट्राई करके देखो। मैं कहा यार मेरे घर वाले मारेंगे आज तो, क्योंकि बनिया फैमिली, टिपिकल सोच। मैं कहा यार ये पॉसिबल ही नहीं है। मैंने अपनी मम्मी से डिस्कस किया, फिर मैंने डरते डरते अपने पापा से भी डिस्कस किया। उन्होंने कहा ठीक है यार, कॉलेज है कर लो। हाँ, अच्छा, वो थिएटर के लिए बोला होगा ना? हाँ, ठीक है। मतलब थिएटर नहीं, मतलब एक्ट के लिए, ओके। यूट्यूब में एक्ट करने के लिए। ओके। क्योंकि मैंने उनको बताया कि ऐसे ऐसे मेरे को एक अपॉर्चुनिटी मिली है, तो शैल ये आई। अवार्ड से पहले था या बाद में बोला आपने? कब से? आपने बोला ना कि हमें अवार्ड मिल गया। अवार्ड के हाँ। बाद, मतलब उसी ने मेरे को वहाँ पे ही देखा था कि ओके। इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, तो उसने मुझे सजेस्ट किया कि मेरा एक फ्रेंड है, आप उनके में करो। मैंने कहा यार मैंने घर में बता तो दिया, मेरे को लगा पापा तो बिल्कुल डांट के कहेंगे चुपचाप घर में बैठ जाओ, कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि ठीक है एक्सप्लोर कर लो, तुम्हारा टाइम है तो तुम्हें। मैंने उसे एज अ हॉबी कह लो, मैंने उसे शुरू किया। ओके। एक दिन शूट किया, उन्होंने मुझे परमानेंटली पिक कर लिया। उन्होंने कहा अब आप मेरे साथ कंटिन्यूसली काम कर लो। मैंने पापा को बताया, मैंने कहा पापा वो तो कंटिन्यूसली बोल रहे हैं शैलाए। तो उन्होंने कहा, थोड़ा सा उन्होंने सस्पेंस सा बनाया मेरे माइंड में, लेकिन फिर मम्मी के कहने पे, मेरे कहने पे थोड़ा सा मान गए कि चलो ठीक है अभी टाइम है, यू कैन एक्सप्लोर, फिर आके अपना फ्यूचर देखना। मैंने शुरू कर दिया। मेरे, आप कह सकते हो कि मेरी सेकेंड ईयर स्टार्ट हुआ था, या फर्स्ट ईयर की एंडिंग थी, सेकेंड ईयर का स्टार्टअप स्टार्टिंग। था। तो मैंने स्टार्ट कर दिया, मुझे 1 साल हो गया, मेरे व्यूज़ भी अच्छे आ गए, उनके फॉलोवर्स भी बहुत अच्छे बिल्ड हुए, भगवान की दया से उनकी मेहनत और मेरी मेहनत कहीं ना कहीं रंग लाई।
फिर उसके बाद वहीं से मेरा कांटेक्ट और जगह शिफ्ट होना शुरू हुआ, ओके। रूट्स फैल गई थोड़ी सी। हम्म। मैंने अपने पापा को बताया, यार पापा ऐसे ऐसे ये है वो है, उन्होंने नहीं रोका, मैं चली गई। फिर एक दिन आया, थोड़ा फैमिली की साइड से ऑब्जेक्शन आया, रिलेटिव्स, पेरेंट्स ने। मम्मी शुरू से सपोर्टिव थी, पापा ने कभी रोका नहीं। तब मुझे ऐसा लगा कि आज तो मेरे पापा मुझे ये कह देंगे कोई ज़रूरत नहीं है। और तब तक ना मेरे माइंड में सेट हो गया था कि अब ये हॉबी से ज़्यादा बढ़ चुका है। एक होता है ना आपका माइंड, दिल सब कुछ कहने लग जाता है। अब स्टॉप करेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे मैंने अपने करियर को कहीं ना कहीं स्टॉप कर लिया। पापा ने बड़े प्यार से आके एक बात कही, तुझे करना है? मैंने कहा हाँ, बहुत मन है, लाइफ है मेरी ये, कर। मतलब वो वर्ड्स ना, वो गोल्डन वर्ड्स थे जो मेरे उस टाइम पे, मुझे ऐसा लगा पता नहीं कैसे मेरे पास आ गए, बिना लड़ाई, बिना कुछ झगड़ा, बिना कुछ, बहुत सारी चीज़ों को समझाना बाद में पड़ा, लेकिन उस टाइम पे वो गोल्डन वर्ड्स मेरे पास आ गए। और जब आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट कर रहे हो ना, तो पूरी फैमिली सपोर्ट करे या ना करे उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई। मैंने वीडियो शुरू करी, मैंने बहुत लोगों के साथ काम किया। मैंने फेसबुक के मोस्टली क्रिएटर्स जो अच्छे पेजेस हैं उनके साथ, सभी के साथ काम किया। और जो रह गए उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मैं आगे करूँ उनके साथ। ये भी मेरी रिक्वेस्ट है। तो मेरे को बड़ा अच्छा लगने लगा। धीरे धीरे ये हॉबी मेरी प्रोफेशन में कन्वर्ट होती चली गई। अब भी यही है कि इन फ्यूचर मेरा यही प्लान है कि मैं इसी को कंटिन्यू करूँ। और सच बताऊँ ना तो मैंने कोई थिएटर नहीं किया, कहते हैं ना एक डिग्री लेनी होती है, या मैंने कुछ भी ऐसा नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। वहीं से ही सीखा है, जहाँ से आज मैं जुड़ी हूँ वहीं से सीखा है, और वहीं में ही अभी सीमित हूँ। लेकिन इसको मैं मतलब कहते हैं ना बढ़ा दूंगी इतना ज़्यादा कि जो चीज़ यहाँ से सीखी है ना वो दुनिया को दिखाऊंगी। कि कहते हैं ना कि थिएटर करो, ये करो, वो करो, सब कुछ नहीं। आपके अंदर टैलेंट है ना, तो आप अपने आप को प्रूव करके दिखा सकते हो विदाउट डूइंग एनीथिंग, ऑनेस्टली कि मैं कर सकती हूँ। पर उसके लिए ना कुछ लोग आपको ऐसे मिलने चाहिए जो आप पे विश्वास करें। ये कहना बहुत आसान है, आप सिलेक्ट नहीं हुए, आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है। यार एक्सपीरियंस तो तभी होगा ना जब आप एक्सपीरियंस करने का मौका दोगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप किसी को ऐसी फर्स्ट टाइम में जज करके कैसे बोल सकते हो? आपने प्रोफाइल देखी है, लुक्स देखा है, सब कुछ देखा है, तो कुछ तो देखा होगा। या मैं कहीं यहाँ हूँ तो किसी रीजन की वजह से तो हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। लोग फेसबुक को कंसीडर नहीं करते, लेकिन आज के डेट में फेसबुक के ही आर्टिस्ट हैं जो सबसे ज्यादा ऊपर पहुंच रहे हैं। बिल्कुल। जो मतलब एक कहते हैं ना कि एक हाइप ले रहे हैं, बॉलीवुड तक एंट्री ले रहे हैं। तो आप उस प्लेटफॉर्म को ऐसे मत करो ना कि कंसीडर ही नहीं करते हम। आज कोई भी छोटी से छोटी फिल्म हो या सॉन्ग हो, सबको वायरल बनाने के लिए फेसबुक, इंस्टाग्राम, यही सब तो प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं लोग, क्योंकि वहीं से लोग वायरल भी हो रहे हैं। बिल्कुल हो रहे हैं। आज के डेट में बॉलीवुड में किसी भी सोशल मीडिया की ऐसी कोई जगह नहीं है जो छोटा प्लेटफॉर्म जिसे माना जाए। चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे इंस्टा हो, कुछ भी हो। आप जनरेशन वाइज भी उसको डिवाइड करोगे ना तो भी हर चीज़ इक्वली डिवाइड हो रही है। फेसबुक पे थोड़ी ओल्ड जनरेशन है, इंस्टाग्राम पे तो ऑफकोर्स न्यू जनरेशन है ही, बट ओल्ड जनरेशन अपग्रेड कर रही है अपने आप को। और यूट्यूब पे ऑल ओवर जनरेशन है, और बॉलीवुड तो है ही पूरा। बिल्कुल। इसमें कह सकते हैं जियो का सबसे बड़ा हाथ था। ट्रू। जो ये फ्री सिम बांट के इन्होंने प्लान किया है ना अपने आप को, इसमें सबसे बड़ा हाथ ये चीज है कि यूट्यूब को कहीं ना कहीं अपग्रेड करने वाला जियो ही है इसमें। क्योंकि ना कई बार मैं देखता हूँ जैसे हम लोगों को के पास ना जो अवेयरनेस आई थी ना सोशल मीडिया से कि हम लोग यहाँ से भी कमा सकते हैं, ये एक्चुअली बाद में इसलिए आया क्योंकि ना हमारे पास पहले डेटा नहीं होता था। जब मैं स्कूल पढ़ता था, खैर मेरे पास तो फ़ोन नहीं था, जब मैं 12th में गया तब मेरे पास फ़ोन आया था छोटा सा नोकिया का, जिसमें सांप सीढ़ी खेलते हैं, कीपैड वाला। वही कह रहा। तो मैं कैसे बन सकता था इन्फ्लुएंसर या कुछ भी, अवेयरनेस नहीं थी। जब से जियो आया मेरे हिसाब से हर गांव हर घर में नेट मिल गया सबको। बिल्कुल ये चीज़ फैक्ट है, कहीं ना कहीं इसका बहुत बड़ा हाथ है। और लोगों ने इस चीज़ की अपॉर्चुनिटी को कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से यूज़ भी किया है। देखो जिनके पास पैसा है वो तो सब कुछ कर ही सकते हैं, लेकिन जिनके पास नहीं भी है ना, उन्होंने भी अपने आप को बहुत बिल्ड किया है, बहुत मेहनत करी है उस चीज़ को बिल्ड करने के लिए। तो मैं ये नहीं कहूँगी, इसका बहुत बड़ा रोल पे रहा है। कहते हैं ना कुछ चीज़ें कई बार बुरी भी होती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें बहुत अच्छी भी होती हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत अच्छा वाला पार्ट रहा है, क्योंकि आज की डेट में मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया में अब हर घर में, चाहे वो बहुत अच्छा अपग्रेडेड है या नहीं है, या चल रहा है नहीं चल रहा, वो मुझे नहीं पता, लेकिन आज की डेट में हर घर में या दूसरे घर में ना एक यूट्यूबर, एक फेसबुक पर्सन, कोई ना कोई रहता है सोशल मीडिया पे एक्टिव रहने वाला।
चाहे वो क्रिएट कर रहा है या नहीं कर रहा। व्यूअर्स भी है ना, वो भी एक हमारे बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रोल प्ले करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि उन्हीं के बेसिस पे हम हैं, उन्हीं के बेसिस पे हम हैं। बिल्कुल, क्योंकि कहते हैं ना सोशल मीडिया में एक रूमर्स भी है, लड़कियों को तो फेम मिल जाता है और लड़कों को नहीं मिलता, लेकिन जिस तरह का कंटेंट है ना आपके, हेल्दी कंटेंट, फैमिलियर कंटेंट, इसमें भी बहुत सफ़र करना पड़ता है। मिथ है ये बहुत बड़ा। आई ओके। टोटली ये बहुत बड़ा मिथ है कि लड़की है तो बहुत जल्दी हाँ। अपग्रेड हो जाए। सब कुछ नहीं है। जिन लड़कियों को सोच के आप ये चीज कह रहे हो ना, वो जो काम कर रही है वो हम नहीं कर रहे हैं, वो हम नहीं कर रहे। बिल्कुल। हम वो चीज दे रहे हैं जो एक बंदा कभी ये सोच, मतलब कहते हैं ना कि वो उसको ये सोचना ना पड़े कि मैं ये क्यों देख रहा हूँ, या मैं इसको साइड में देखूं, अरे यार मैं छुप के देखूंगा। नहीं देखना, सामने देखो, अपने पेरेंट्स के साथ देखो, क्योंकि हम ऐसी चीज प्रेजेंट कर रहे हैं। अगर मैं उसमें नेगेटिव भी हूं ना तो मुझे उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर अच्छी चीज है ना, उसमें मुझे नेगेटिव बना लो, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। मुझे गरीब बना लो, मुझे उसमें भी प्रॉब्लम नहीं है। वो मेरा करेक्टर है, मैं उसे प्ले करूंगी। और करेक्टर उस चीज का मतलब ही नहीं है कि अगर मैं उस चीज को प्रेजेंट ही ना कर पाऊं तो मेरा करेक्टर होने का कोई फायदा नहीं है, नहीं प्ले कर सकती मैं। तो प्रिपरेशन कैसे करते हो आप? जैसे लाइक एक टिपिकल बहू बनते हो आप। मैंने एक दो वीडियो देखे हैं आपके, एक दो तो नहीं, खैर ज़्यादा ही देखे हैं, जिसमें आप काफ़ी टिपिकल बहू बनी थी। पाजी परेशान भी हो गए। खैर पाजी का भी रोल वैसा ही था उसमें। यार वाइफ का कैरेक्टर कहीं ना कहीं मेरा सेट हो गया है थोड़ा। ओके। मतलब मैं वाइफ के रोल में काफ़ी ज़्यादा, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, अच्छा मतलब सबको सूट करता है। कहीं ना कहीं लोग पब्लिक डिमांड भी करती है। तो अगर मैं उसमें ये कहूँ तो टिपिकल कहूँ या नॉर्मल भी कहूँ ना, तो उसको प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहली बात ये हो जाए, आपका माइंड सेट ना उस थॉट को प्रोसेस करना चाहिए। अब यार मैं तो लाइफ में एक्सपीरियंस हूँ नहीं, तो मैं ना कहीं अपनी मम्मी को ओके। या थोड़े और लोगों को ना इंस्पायर। आंटी देख लो, टिपिकल के लिस्ट में हो। मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये नाम आएगा, मुझे लगा आप बोलोगे आसपास, ठीक है। नहीं मैं अपनी मम्मी को भी टिपिकल बोलूंगी। ओके। वो मॉडर्न के साथ साथ ना, पहले मैं उनको ना टिपिकली सोचती थी, मतलब कि भाई दखिया अब तो बोल लो आप, कोई दिक्कत नहीं है। दखियानूसी वर्ड्स बोलते थे, लेकिन मैं उसको अब दखियानूसी नहीं कहूंगी, टिपिकल इसलिए कहूंगी कि भाई वो है टिपिकल, ये ट्रू है। उनके अंदर मॉडर्निटी के साथ साथ ना वो वैल्यूज हमें पहले हमें बहुत बुरे लगते थे, लेकिन आज हमें समझ में आता है कि वो वैल्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमने अभी से अडॉप्ट नहीं किए ना तो हम फ्यूचर हमारा कुछ सिक्योर नहीं है उनके उस चीज़ों के ऊपर, क्योंकि उन्होंने भी अपनी मम्मी से लिया है। तो उन्होंने अब बस उसमें मॉडिफिकेशन ये कर दिया है कि उसको थोड़ा सा ट्रेंड जो भी चल रहा है ना उसके हिसाब से मॉडर्निटी इन्वॉल्व कर दी है। ठीक है। तो मैं ये कहूँगी वो टिपिकल है। पहले मैं अपनी वो वाली कॉन्वर्जेशन पूरी करती हूँ, फिर मैं ये कंटिन्यू करूँगी। तो उसमें जो मेरी जो करेक्टर की एडॉप्शन होती है ना, वो यही होता है कि मैं उन करेक्टर्स को एडमायर करती हूँ, सोचती हूँ, दिमाग में लगाती हूँ कि मम्मी अगर होती तो यहाँ पापा को क्या जवाब देती। ओके। या सिचुएशन में किसी आंटी को या नियर बाय कोई भी भाभी वगैरह को सोच के मैं ये सोचती हूँ, अगर यार वो होती तो वो अपने हस्बैंड को क्या जवाब देती। डायलॉग्स हमारे पास होते हैं, लेकिन उसको प्रेजेंट अपने माइंड में करना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि तभी आप उसको प्रेजेंट कर पाओगे। तो जब मैं उनको सोचती हूँ ना तो कहीं ना कहीं वो फील आ जाती है। Okay. अच्छा, सामने वाले कैरेक्टर का भी उतना ही बड़ा रोल होता है। अगर वो हमें थोड़ा सा पुश दे रहा है तो हमारी साइड से भी ना वो पुश जाएगा कि हाँ यार उसने एक डाला इम्पल्स हमारे अंदर, तो हम इम्पल्स से उस चीज का जवाब देंगे। लाइक देवदास के माधुरी दीक्षित और ऐश्वर्या राय। जब दोनों सामने आते हैं। यार उनकी तो कैटेगरी देखो, माधुरी और ऐश्वर्या राय की कैटेगरी तो मतलब कहते हैं ना कि कहीं ना कहीं उनके एक्सपीरियंस जो है ना वो लाइफ में बोलते हैं। हाँ। और मैं सबसे बड़ी ये कहूँगी, अगर आपने दीपिका पादुकोण मैम की एक वीडियो देखी हो, सॉरी वीडियो कह रही हूँ, मूवी है बाजीराव मस्तानी, वो पद्मावती, बिल्कुल, उसमें अगर आप बारीकी से एक बहुत छोटा सा रोल याद कराते हो, जहाँ वो पंडित जी जब उनकी परीक्षा ले रहे होते हैं जो वहाँ के, उस टाइम पे ना आप दीपिका पादुकोण मैम की ना एक बार आंखें देखना, जो उनका लहजा था ना उस वर्ड्स को प्रेजेंट करने का, उस डायलॉग को प्रेजेंट करने का, उसके इमोशंस, मैं उसकी सबसे बड़ी फैन। मतलब मैं कई बार खाली बैठी होती हूँ ना तो मैं उस चीज़ की प्रैक्टिस करती हूँ, अगर मुझे वो रोल मिल जाए ओके, तो मुझे कैसे मैं कर पाऊंगी, उनको कॉपी कर लूँ ना, वही बहुत बड़ी बात है।
अपना तो बेस्ट दूंगी लेकिन उनको कॉपी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि उनसे बेस्ट वो रोल प्ले नहीं कर सकता था कोई। ट्रू। तो इसीलिए फिल्म अच्छी कमाई भी की थी। देखो कमाई एक सेकंड प्रायोरिटी रखें, अगर हम एक्टिंग की बात करें तो उसमें हाँ। वो एक्ट ना बहुत डिपेक्टेड था, मतलब वो लग रहा था कि हाँ उन्होंने बहुत, कि उन्होंने वो शर्म, वो उसमें बहुत सारी चीजें छोटी छोटी जो आई थिंक नॉर्मल पब्लिक को शायद समझ में आई हो, हम बिल्कुल। एक्टर हैं, हम चीज़ों को ज़्यादा इन्वॉल्व करते हैं, तो उसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी जो उन्होंने अब सिर्फ अपनी आंखों से बताई, डायलॉग के अलावा, कि शर्म है, क्योंकि वो अपने पंडित जी के सामने खड़ी हैं तो शर्म है, एक उनको देखना भी है तो उन्होंने किस तरह से उनको देखा कि उनको बुरा भी ना लगा, आशीर्वाद लिया तो कितनी दूर से उन्होंने लिया, वो सब चीज़ें बहुत मैटर करती हैं एज पर एक एक्टर होने के नाते, एक एक्ट्रेस होने के नाते, कि इन चीज़ों को छोटी छोटी चीज़ों को नोटिस करो। एक्चुअली मूवी देखने वाले इतना सच्ची में नहीं कर पाते। आप सेम फील्ड में हो, मे बी कह सकते हो, और डायट फैन भी बोली चुकी हो आप, Died hard। तो ऑब्वियसली आपने पूरी डिटेलिंग में काम उस कर चीज़ लिया को इसमें। वो किया, क्योंकि जो करेक्टर आपको अच्छा लगता है तो उससे सीखने को, ये ऐसा कोई मेरा हम्म। फेवरेट मैं करेक्टर अपना बॉलीवुड का नहीं कहूँगी अभी फिलहाल, लेकिन दीपिका मैम को तो मैं काफ़ी टाइम से फॉलो भी कर रही हूँ, उन चीज़ को एडमायर, मैं सबसे कुछ, जैसे पाजी ने कहा था कुछ ग्रैब करते रहो, तो वो तो मैं ग्रैब करती ही रहती हूँ। दीपिका पादुकोण का फर्स्ट डेब्यू पता है आपको? सॉन्ग था, सॉन्ग मुझे याद तो नहीं है लेकिन हिमेश रेशमिया सर के साथ आया था हाँ बैकग्राउंड के लिए। था, बट मुझे उसकी एक्चुअली डिटेलिंग याद नहीं है, मैं अभी नहीं कहूँगी उस चीज़ को, जो चीज़ नहीं पता मैं कोई नहीं। उस चीज़ को नहीं मैं बोल सकती, लेकिन जो मैंने अपनी मूवीज़ वगैरह जिस मैंने सबसे पहले उनको जहाँ सबसे ज़्यादा नोटिस किया था वो ये जवानी है दीवानी, अब रिसेंटली वापस से थिएटर्स में आ गई है। ओके हाँ, लेकिन ये जवानी है दीवानी में ही मैंने सबसे ज़्यादा उन पर गौर किया था। ओके। शायद ओम शांति ओम के बाद खैर फर्स्ट मूवी में ही पॉपुलर बन गई थी ना वो वो। ओम शांति ओम में तो उन्होंने किया ही बहुत अच्छा, लेकिन एक्चुअली वो मैं मूवी थिएटर में बहुत टाइम बाद देखने गई थी, एक रणबीर कपूर का। रणबीर ठीक है। कपूर और वो जो 4 फ्रेंड्स का जो स्टोरीज थी ना, हम्म। तो ये जवानी है दीवानी से मैंने उनको सबसे ज़्यादा गौर करना शुरू किया था, फिर मैंने उनकी ओम शांति ओम देखी, ओके। मतलब घर आके मेरे को इतना पागलपन हो गया था। अच्छा, ये फैक्ट है अभी तक मैंने होता किसी को नहीं बताया, लेकिन ये जवानी है दीवानी देखकर मुझे ना अपने अंदर एक इंस्पिरेशन आई थी कि मम्मी मुझे ना एक्ट्रेस बनना है, लिटरली बता रही हूँ। ओके। मेरी मम्मी लाइक बीइंग सीरियसली यू वांट टू डू, मतलब उनको ये लगा कि मैं तो ऐसी मूवी देख के आई है, तो कई बार होता है ना क्रेज हाँ, हाँ। होता है, मगर नहीं, और आज मैं वहीं खड़ी हूँ, आज मैं वहीं खड़ी हूँ, ये सच है, ये फैक्ट है। और मैं, अगर मेरी मम्मी ये पॉडकास्ट देखेंगी ना तो मम्मी ये रिकॉल करेगी कि एक दिन ये बात इसने कही थी। तो उसमें एक चश्मिश कहने वाला होता है, वो कौन है फिर? उसके बारे में कोई है आइडिया भी? रणबीर कपूर यार इज वेरी क्यूट, मैं उनके बारे में इतना ज्यादा डिटेल में बात नहीं करूंगी। नहीं, मैंने उस रणबीर कपूर की बात ही नहीं की। तो फिर मैंने हर्षिता के रणबीर कपूर के बारे में बात की, फ्यूचर की प्लानिंग। सही बताऊं तो प्रेजेंट में कोई है नहीं, और फ्यूचर में मम्मी पापा जो लेके आएंगे देखी जाएगी उसके बाद। ये एक शायद मेरे हिसाब से बहुत अच्छी बात है ना, जो बिल्कुल क्या बोलते हैं, मतलब टॉपिक को ही बंद कर दिया जाए। टॉपिक को बंद भी कर दिया जाए, मतलब क्योंकि दोनों में आपका फेवरेट रणबीर ही आ रहा है, रणवीर सिंह एंड रणबीर कपूर। सही कह रहे हो। तो बता दो हर्षिता कोई। नहीं 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 नहीं, सीरियसली अगर होता तो मैं मना नहीं करती, बट लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। ओके ठीक है, चलो मान लेते हैं आपकी बात। वैसे लव की वैल्यू आपकी नज़र में क्या है, मतलब प्यार क्या है आपके लिए? यार प्यार एक बहुत अच्छा वर्ड है, अच्छा एहसास है, बस प्यार के वर्ड को गलत मीनिंग से मत कन्वे करो किसी को भी। ओके। आप किसी को प्यार करते हो तो उसका सबसे पहला मतलब ही त्याग है। वैसे ये आपका पर्सनल ओपिनियन चाहिए मुझे। हाँ, मेरा हाँ। पर्सनल ओपिनियन ये है। ओके। आप किसी को प्यार करते हो ना, तो क्योंकि प्यार हम जिंदगी में हर किसी इंसान से करते हैं, मम्मी पापा से, अपने भगवान से, अपने भाई बहनों से, हस्बैंड या जो भी लव वन हो उससे भी प्यार करते हैं। तो प्यार एक अलग अलग डिफरेंट टाइप की फीलिंग है जो हर किसी से एक अलग अलग तरीके से आती है। आप मम्मी से अपने अलग तरीके से प्यार करोगे, अपने पापा से अलग तरीके से, अपने हस्बैंड से अलग तरीके से, लेकिन उसका वर्ड का मीनिंग ही सबसे बड़ा त्याग है। आप अपनी मम्मी के लिए कुछ ना कुछ त्याग करते हो, मम्मी हमारे लिए करती हैं, पर वो किस लिए करती हैं? क्योंकि वो हमसे प्यार करती हैं। ओके। और अगर हम उसको लव कन्वर्जन में करें कि लव के या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड या हस्बैंड के उससे देखें, तो उसमें अगर हम देखें तो उसका एक सबसे बड़ा मोटिव ये है कि आप प्यार करते हो,
सामने वाला शायद आपको ना करे, ओके। उसके अंदर उसकी फीलिंग्स ना हो, तो ज़रूरी नहीं है कि उसको फोर्स करें। आप कोशिश करें 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, लेकिन ये मत सोचो ना कि अब तो मेरा उस पे हक है, चाहे मुझे कैसे भी करना पड़े, इसको मनाना पड़ेगा। ओके, मतलब अपने आप को कहीं पे हावी नहीं होने देना है उस पे। कहीं पे हावी मत ओके। होने दो, क्योंकि प्यार के चलते ना आप संभल भी सकते हो और बिगड़ भी सकते हो। ओके। संभल भी सकते हो, मतलब कई बार लोग इतने ज़्यादा बिखर जाते हैं कि वो ये सोचते हैं कि यार हम अपने आप को एंड कर लें या हमारी लाइफ खत्म हो गई। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। आप प्यार हर किसी से करते हो, अपने अपने तरीके से करते हो, लेकिन अगर आप किसी जेन्युइनली किसी को प्यार भी करते हो ना, तो भी एक लिमिट तक। ओके। सामने वाला अगर आपको एक्सप्लेन कर रहा है कि यार नहीं, आई डोंट वांट, तो आप उसकी बात की वैल्यू करो, यही त्याग है। ओके। यही चीजें हैं। प्यार करो, आपने कोई स्वार्थ नहीं देखा ना, तो वो भी एक प्यार ही है, लेकिन किसी को फोर्स मत करो उस चीज के लिए। आपने वो लैला मजनू वाली स्टोरी बिल्कुल बता दी, नहीं मिलना है मतलब। प्यार कर लो लेकिन मिलना नहीं है। नहीं यार, ऐसी बात नहीं है, प्यार करने वाले मिलते भी हैं। प्यार करने वाले कई बार कहते हैं ना कि कोशिश कई बार रंग भी ला देती है, मैं ऐसा नहीं कहूंगी, लेकिन अगर सामने से कोई अपने आप को, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, सामने से आके आपको मना कर रहा है, यार मैं ह्यूमन बीइंग हूँ, मेरे अंदर भी फीलिंग्स आ सकती हैं, किसी के मन में भी फीलिंग्स आ सकती है, बिल्कुल। किसी को भी लेकर, बिल्कुल। ठीक है। अगर वो फीलिंग्स है, दोनों की मैच करती है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, चीज़ें सारी सॉर्टेड है, आप बिल्कुल उसको कंटिन्यू करो, किसी ने नहीं मना किया कि उसको एंड करो। लेकिन जब आपकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एक बंदे से नहीं है, तो मैं किसी लड़के के पास जाके ये तो नहीं कह सकती ना कि नहीं मैं तुझसे प्यार करती हूँ, तू मुझसे प्यार कर। ओके। ये तो नहीं फोर्सफुली कह सकते ना। अगर उसने कहा, एक बार आपने कोशिश करी, 2 बार उसको मनाया, 5वीं बार आपने उसको मनाया, नहीं माना बंदा, उसको लगा कि मेरे अंदर नई फीलिंग्स आ रही, तो आप उसको ये तो नहीं कहोगे ना कि ठीक है अब तेरे पास फीलिंग नहीं आने ना, तू जा, मैं नहीं जानती तेरे को। नहीं, उसकी रिस्पेक्ट जैसे आप पहले करते थे अभी भी करो, ठीक है, लेकिन उसको फोर्स मत करो। आपने तो अपने रणबीर कपूर और रणबीर सिंह के बारे में नहीं बताया। वैसे कभी ऐसा हुआ जो सामने से कोई प्रपोज किया हो आपको, मतलब इंसिडेंट ऐसा, मैसेज डीएम आया हो, कोई रेगुलर टच किया हो, मतलब ठीक है इस बार शायद मान जाएगी, नेक्स्ट मैसेज कंसिस्ट लगा रहा हो। यार मेरी पुरानी कन्वर्सेशन ना कहीं उस पर ही बेस्ड थी। ओके। ये फैक्ट है, ये हुआ है, और इसीलिए ये चीज़ मुझे समझ में आई कि ये होता है। ये बहुत मतलब एक टॉपिक है जो यूजुअली शायद किसी के साथ होता हो, मेरे साथ भी हुआ। तो उसी बेसिस पे मैंने ये कहा कि आप किसी को फोर्स मत करो। ये सबसे बड़ा, लव का मतलब ही त्याग है, ये पेट है। आप अपने जीवन में अगर इस चीज़ को समझ जाओगे तो मुझे लगता है कि आप इजीली अपनी लाइफ को संभाल पाओगे, क्योंकि त्याग हर कोई रिलेशन मांगता है। ठीक है, एक काम करते हैं हम, थोड़ा सा ना हेल्प करते हैं अंकल आंटी के लिए। आपको लड़का चाहिए तो कैसा चाहिए, क्या वो बेस्ट क्वालिटी होनी चाहिए उसके अंदर की? थोड़ा सा ना उनके लिए हेल्प हो जाएगी ना। वो हेल्प मुझसे पर्सनली पूछ के भी कर सकते हैं। ओके। देखो, ऐसी कोई मेरी किसी से कोई डिमांड नहीं है, सिंपल है। मेरे एक ही मूल मंत्र है। अच्छा, इसके लिए भी मूल मंत्र है? हाँ, ठीक है। जो मेरे साथ जैसा है मैं उसके साथ वैसी हूँ। मुझे बहुत प्यार, बहुत केयर, बहुत रिस्पेक्ट, बहुत लव है, तो मेरे लिए भी मेरे एफर्ट्स यही रहेंगे कि मैं उसको उतना ही केयर, उतना ही लव, उतना ही प्यार, सब कुछ नहीं वो तो devote है, करूँ। लेकिन होता ना क्वालिटीज होनी चाहिए ना। क्वालिटीज़ की अगर मैं बात करूँ तो ऐसी कोई स्पेशल क्वालिटी मुझे नहीं चाहिए कि भाई बहुत हैंडसम होना चाहिए, बहुत स्मार्ट होना चाहिए। क्वालिटी यही है कि जो आज की जनरेशन है उसके साथ साथ, उस थॉट के साथ साथ, मॉडर्न वैल्यूज़ के साथ साथ कहीं ना कहीं ट्रेडिशनल भी थॉट होने चाहिए, क्योंकि उसी से आगे हम अपने आगे आने वाले फ्यूचर्स को सिक्योर कर पाएंगे। Okay. तो बहुत डिमांड्स नहीं है मेरी, बस डिमांड इतनी सी है कि मेरा करियर मुझे नहीं छोड़ना। आई वॉन्ट टू फॉलो दिस करियर ओनली, क्योंकि अगर शायद मैं खुद से ढूंढती तो मुझे ये प्रॉब्लम ना आती, लेकिन अगर मेरे मम्मी पापा ढूंढेंगे तो उनको ये डिमांड हो सकता है कि हम लोग घरेलू वाइफ चाहते हैं, काम नहीं चाहते, या जॉब वाली चाहते हैं, ये काम हमें सूट नहीं करता। तो मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती, मैं बस यही चाहती हूँ कि मेरे करियर को सपोर्ट कर दिया जाए और कुछ नहीं। जैसे मेरे पेरेंट्स ने मुझे सपोर्ट किया है, आगे इन फ्यूचर भी मैं चाहती हूँ कि मेरे हस्बैंड भी और मेरे फ्यूचर इन लॉज भी मुझे सपोर्ट करें। दैट्स इट, यही मेरी डिमांड है, सिंगल एंड ओनली। ओके। कभी फ्रेंड्स में कोई रिकमेंड नहीं किया कि यार हर्षिता आपको मॉडलिंग में भी जाना चाहिए था? किया था। ओके। कभी ट्राई किया फिर? शुरू किया था। ओके। मॉडलिंग के लिए मैंने शुरू किया था, तो मेरे साथ एक इंसिडेंस हुआ था, तो उसके बाद से थोड़ा सा मेरा
मूड उस तरफ नहीं हुआ। हमने एक फ़ैशन शो ऑर्गेनाइज़ हुआ था एक गुड़गाँव के अंदर ही, तो मैंने उसमें पार्टिसिपेट करने का प्लान किया था, लेकिन वो मेरा कह सकते हो बहुत बैड एक्सपीरियंस रहा था। कुछ Okay. गलत या मिसबिहेव नहीं हुआ था मेरे साथ, बट वहाँ की और लड़कियों के साथ हुआ था। ओके। वो धोखा कह सकते हो कि पैसे लेकर धोखा करा गया। तो बहुत सारे सर्कमस्टांसेस ऐसे हुए कि मेरा मूड बिल्कुल चेंज हो गया कि नो, आई डोंट वांट टू गो फॉर अ मॉडलिंग सर्फिस। अगर मैं जाना चाहती हूँ तो किसी अच्छे ब्रांड के साथ या किसी अच्छी चीज़ के साथ ही जाऊँगी, नहीं तो मैं वैसे नहीं जाऊँगी। ओके। बहुत क्लियर थॉट से मैंने अपने इस फील्ड को, एक चीज़ मैंने कहीं ना कहीं, मेरे पेरेंट्स मुझे इसलिए सपोर्ट करते हैं कि क्योंकि मैंने जो भी अभी तक काम किया है ना, वो बहुत अच्छा, बहुत प्रेजेंटेबल काम किया है। मुझे किसी के सामने झुकना नहीं पड़ा, और अगर मुझे कोई झुकाना चाहता भी है तो मैंने उसको ये जवाब दिया कि आप मुझे करोड़ों दे दो, लाखों दे दो, मतलब आप मुझे मिलियंस में दे दो, तो भी मैं नहीं आऊँगी, सॉरी। ओके। क्योंकि मुझे फैमिली से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे पास, मेरे फादर मुझे इतना दे सकते हैं कि मैं एक अच्छी लाइफस्टाइल जी सकती हूँ, लेकिन ये मैं खुद की सेल्फ इंडिपेंडेंस के लिए जीना चाहती हूँ। इसीलिए मैं ये सब काम करके नहीं जीना चाहती, जो शॉर्टकट्स हम लोग मारते हैं वो नहीं मारना चाहती। चाहे मुझे उसके लिए और मेहनत करनी पड़ेगी, मैं बहुत लंबा सफ़र करूँगी, पर करूँगी ताकि मैं लॉन्ग टाइम उसी पोजीशन पे टिकी रहूँ। कभी आपने हर्षिता ऐसा कुछ फेस किया जो लाइक आम लड़कियों के साथ होता है, जैसे लाइक इंडस्ट्री में कुछ भी ऐसा जो अनयूजुअल लगा, जैसे लाइक कहते हैं ना माहौल ठीक नहीं है, या कुछ भी ऐसा फेस किया जो एज अ गर्ल्स आपको लगता है कि ये वाला चीज़ ना शायद इंडस्ट्री में नहीं होनी चाहिए कहीं पे भी? यार, लड़की हैं, लड़कियों के साथ बहुत कुछ होता है। मैं भी एक लड़की हूँ और मेरे साथ भी बहुत कुछ हुआ है। फ़र्क इतना है कि मैंने शायद सही टाइम पे चीज़ों को सोच के, दिमाग लगा के उस चीज़ को, अपने आप को स्टेप आउट कर लिया। कई बार हम ये सोचते हैं कि हमें ये चीज़ अचीव हो गई ना तो हम बहुत कुछ बन जाएंगे, लेकिन सिर्फ कई बार इसी सोच के कारण हम अपने आप को गंवा देते हैं। ओके। आप कहीं पे भी जाओ, आप उसकी पहले सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। कोई साइड में आपके लिए हेल्प रेडी होनी चाहिए, इन बाय चांस एनीथिंग हैपन, तो आपके पास कोई ना कोई चीज़ हो जिससे आप कम आउट कर सकें। और हाँ, इंडस्ट्री में सबसे बड़ी चीज़ यही है कि मैं रिक्वेस्ट मान लो या कुछ भी कह लो उसको, मैं ये कहूँगी कि इंडस्ट्री के लोग जैसे हैं वो उनकी प्रवृत्ति है, लेकिन लड़कियों से मेरे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आगे बढ़ने के लिए शॉर्टकट्स छोड़ दो। क्योंकि जो अभी आगे जनरेशन आएगी ना, वो कहीं ना कहीं गलत, आप लोगों से इंस्पायर होकर ना गलत चीज़ों में पड़ जाएगी। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मत करो वैसा। मतलब फेम को पाने के लिए आप कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी, क्यों कर रहे हैं? क्यों ये डायलॉग बना है कि लड़कियां हैं तो फेमस हो जाएंगी? ये कहीं ना कहीं गलत चीजों को डिपेक्ट करता है। मत करो यार। कह आप सकते हैं 1-2% के चक्कर में हर किसी पे ये क्वेश्चन मार्क चला जाता है ना। बिल्कुल चाहता है, आप कर रहे हो, आपको तो गलत कह ही रही है दुनिया, लेकिन जो बाकी की 99% लोग हैं ना, जो लड़कियां हैं, उनको भी लोग क्वेश्चन मार्क की तरह देखते हैं कि यार बैरियर भी लग रहा है उनके लिए। मतलब एक हमेशा एक बात होती है, यार ये भी कहीं अंदर अंदर करती तो नहीं है, सामने तो नहीं कर रही लेकिन अंदर तो नहीं करती है। मत करो। क्यों सोसाइटी को खराब कर रहे हो? आप अडॉप्ट करो, न्यू चीजें अडॉप्ट करो, पर लेकिन उसको प्रेजेंट करो इतने अच्छे तरीके से कि सामने वाला सोचने पे मजबूर हो जाए कि मैं इसको गलत कहूं तो कहूं कैसे। मत करो। ये कहीं ना कहीं फैक्ट है, वो लोग तो हैं ही गलत, लेकिन हम भी उसको कहीं ना कहीं बढ़ावा देते हैं कि यार कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, अभी तो पैसे मिल रहे हैं। यार 2 रोटी आप कम खा लो, लेकिन उसको मत करो। हर्षिता, फ्रेंडशिप का क्या मतलब है आपके लिए, और दोस्त के मायने क्या है आपके लाइफ में? यार मेरे लिए फ्रेंडशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके। बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं चूजिंग हूँ फ्रेंडशिप के मामले में, लेकिन मैं कोशिश ये करती हूँ जो भी मेरे दोस्त यार हैं वो मेरे पास ही रहें, मेरे साथ रहें, मेरी लाइफ टाइम एक फ्रेंडशिप चले। मैं किसी को छोड़ना नहीं चाहती, मैं पूरे एफर्ट, क्योंकि देखो लड़ाइयाँ हर सिचुएशन में होती हैं। बिल्कुल होती है। तो इसका मतलब ये तो नहीं होता ना कि आप चीज़ों को छोड़ के भाग जाओ। जैसे आप अपनी मम्मी से लड़ते हो, पापा से लड़ते हो, ये तो नहीं कहते ना कि मैं घर छोड़ के जा रही हूँ, मैं नेक्स्ट आपसे कॉल पे बात ही नहीं। बात करते हैं हम लोग। हाँ, मतलब थोड़ी देर 4 दिन गुस्सा रहेंगे, 5वें दिन आप सही हो जाएंगे। वैसे ही हर रिलेशन को मैं अगर डिपेक्ट करूँ तो चाहे वो हस्बैंड का हो, सास का हो या फ्रेंडशिप का हो, ये तीनों मेरे लिए उसी मामले में आते हैं कि लड़ाई करो, सुलझाओ भी उसी को। ओके। पर उसको एंड करो, टॉपिक को एंड करो। ये नहीं कि उसी टॉपिक को घसीटते रहो, खींचते रहो कि नहीं स्ट्रेच करेंगे। यार वो रबड़ थोड़ी ना है जो स्ट्रेच करो, रबड़ भी एक आके ना एक पॉइंट पे टूट जाता है। जब वो टूट जाता है ना तब रिलेशन टूट जाते हैं। ओके। तो फ्रेंडशिप बहुत प्यारी, बहुत सुंदर चीज़ है, उसे गलत इंटेंशन से मत देखो।
जब उसको, चाहे वो लड़का लड़की हो, क्योंकि दोस्ती ना लड़का लड़की के बीच में हो सकती है अगर हम दोस्ती की तरह उसे देखें। बिल्कुल बिल्कुल लोग कहते हैं लड़का लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते, हो सकते हैं अगर आप दोनों ही उसे दोस्ती की नजर से देखो। बिल्कुल। अगर दोस्ती के रहते बीच में आपको प्यार हो जाए ना, वो एक अलग पर्सपेक्टिव है। अगर दोनों ही म्यूचुअली अंडरस्टैंड करते हो तो उसे कंटिन्यू करो। एक सेफ्टी कहते हैं ना, एक सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से, या एक सेफ ऑरा जहाँ से कनेक्ट हो जाए। बिल्कुल है ना? बिल्कुल। और दोस्ती के लिए कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं होती। ये बहुत बड़ा मिथ है कि बचपन से दोस्ती होनी चाहिए, कॉलेज में होनी चाहिए या करियर में होनी चाहिए। ऐसा कोई मिथ नहीं है। हाँ, बचपन की दोस्ती आपकी एक बहुत जानी पहचानी दोस्ती होती है, लेकिन जो बाद में लोग मिलते हैं ज़रूरी नहीं है वो गलत ही होंगे, अच्छे भी हो सकते हैं। ट्राई करके देखो। आपको लगता है एक लिमिट तक रखो, जब आपको लगे नहीं यार मेरी तो बहुत अच्छी यारी दोस्ती बन सकती है, आप बनाओ, बिल्कुल बनाओ। आप लाइफ में यही करना है। अपने दोस्त नहीं बनाए तो फिर आपने जीवन में किया क्या? बिल्कुल। अभी आपका जो फेसबुक पे सबसे फेवरेट कंटेंट क्रिएटर कौन है, पाजी को छोड़ के? यार फेसबुक पे कंटेंट क्रिएटर सबके मुझे अच्छे लगते हैं, ओके। लेकिन जिन पे मैं काम कर रही हूँ तो वो तो हैं ऑब्वियसली। दोनों पेजेस के नाम लूंगी जो अभी रिसेंटली मैं वर्क कर रही हूँ। ओके। बाकी जिनके साथ काम किया हुआ है उनके साथ भी मुझे करके बहुत अच्छा लगता है। पाजी तो है ही। एक गोपाल गोयल करके पेज है, उनके Okay. साथ भी मेरा अच्छा बॉन्ड है। वो भी मेरे फ्रेंड हैं, वो भी मेरी अच्छी, उनसे बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। पाजी से तो है ही मेरी अच्छी बॉन्डिंग। बाकी डिजिटल कलाकार के साथ भी मैंने काम किया है, उनके साथ भी मेरा है। देखो मेरा सबसे बड़ा एक मोटिव है कि काम काम होता है, पर्सनल लाइफ होती है। फिर भी एक होता है ना, नहीं अब इसे नवाजुद्दीन सिद्दीकी से पूछा गया था, शाहरुख खान सलमान खान बेस्ट किसके साथ काम किया, अगर वैसा कोई चुनना तो आप किनको चुनना चाहोगे? वैसे बेस्ट मतलब इन दिस थ्री में, दिस थ्री में भी अगर मैं बेस्ट कहूँ तो मैं उसमें एक्चुअली डिजिटल का नाम लूंगी। क्योंकि उन्होंने सिखाया है मुझे बहुत कुछ। सिखाया है और कुछ चीज़ें पॉजिटिव में भी सिखाई हैं, कुछ नेगेटिव में भी सिखाई हैं। उन्होंने सच में मुझे ये चीज़ें सिखाई हैं कि प्रोफेशनली आप कैसे अपने आप को अपग्रेड कर सकते हो। क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, उन्होंने एक्टिंग में भी उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है कहीं ना कहीं मैं इस चीज़ को। लेकिन सबसे ज़्यादा मैं इस चीज़ को कहूँगी, ये 3 पेज मैं क्यों इतने सपोर्टिव कह रही हूँ, बाकी बहुत सारे पेजेस ने मुझे बहुत कुछ दिया है, बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं किसी के लिए बुरा नहीं कह सकती कि मुझे अब तक जितने भी पेज मिले हैं बहुत अच्छे मिले हैं। टचवुड मुझे बहुत अच्छे लोग मिले हैं, उनसे बहुत अच्छे कनेक्शन अभी भी हैं, आज भी हैं और रहेंगे भी भगवान की दया से। पर इन तीनों पेजेस पे मैं कहूँ, पाजी ने मुझे बहुत चीज़ों में सपोर्ट किया है, गोपाल ने मुझे बहुत चीज़ों में सपोर्ट किया है। मुझे कहीं ना कहीं कहते हैं ना, एक लड़की के साथ अगर पीछे एक बैक सपोर्ट मिल जाती है तो मेरे लिए पाजी और गोपाल दोनों एक वो पिलर्स हैं जो उन्होंने मुझे बहुत खींचा है, बहुत सपोर्ट किया है कि नहीं करना है करना है करना है, ऐसे करना है। और कहीं ना कहीं मैं उनके लिए भी उतना ही रही हूँ हम्बल कि अगर मेरे लिए उन्होंने कुछ किया ना तो मैं 4 गुना उसका रिजल्ट दूँ, चाहे कैसे भी दूँ, मैं दूंगी उनको। उनके साथ सपोर्ट में खड़ी रहूंगी जैसे भी होता है। कोशिश पॉसिबिलिटी ये रहती है कि हो सकता है एज यूजुअली हमेशा खड़ी रहूं। तो मेरा इनके साथ बॉन्ड बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लगता है मुझे जब इनके साथ काम करती हूँ। और लड़ाई झगड़े तुम्हारे चलते रहते हैं। अच्छा, जब कंटेंट आपके नेगेटिव रोल का आता है तो आप बात नहीं करते, लड़ाई नहीं होती आपकी कि ठीक है 1 ठीक है 2 ठीक है 3 ठीक है, हर बार आप नेगेटिव रोल ला रहे हो मेरे लिए? कुछ आर्गुमेंट होती है? पाजी मेरे सामने बैठे हैं, अब क्या बोलूं। अब सीरियसली बताऊं तो ये चीज मेरे माइंड में बहुत आता है। क्योंकि क्या होता है ना, घर वाले भी बोलते क्या हो गया आजकल। नहीं, मैं बताती हूँ, गोपाल के साथ थोड़ा सीन ये है कि वो इक्वल रखता है। बट पाजी की वीडियोस में मैं ज्यादातर नेगेटिव रोल में होती हूँ। जिस दिन ये पॉजिटिव रोल लेके आते हैं ना, मैं उस दिन कहती हूँ सुबह किसका मुंह देख के उठे थे जो मुझे पॉजिटिव रोल दे दिया। मतलब अपार्ट फ्रॉम गरीब एंड ऑल रोल के अलावा अगर वाइफ का रोल का मैं पर्टिकुलरली बात करूं तो मैं उनसे यही कहती हूँ, मैंने कहा आज किस सोच से अपने आप को नेगेटिव बनाया और मुझे पॉजिटिव बनाया। तो मतलब हम बहुत फनी इसमें कॉन्वर्सेशन करते हैं। बट मुझे नेगेटिव और पॉजिटिव से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे रोल प्ले करना है, अच्छा प्ले करना है, सामने वाले को लगना चाहिए कि यार, मतलब जब फर्स्ट टाइम मैं उससे मिलूँ ना तो एक बार ये बात जरूर कहे, यार मैं वीडियो में देखता था ना, आपको सोचता था कितनी बुरी होगी यार ये। लेकिन रियल लाइफ में एक अलग परसेप्शन बनता है। हाँ। लेकिन ये अगर मैं सुनूंगी ना तो मैं इसे पॉजिटिव लूंगी, बिकॉज मैंने अपना रोल अच्छे से निभाया। उनको मतलब मैंने उस चीज में उतार दिया कि हाँ मैं नेगेटिव हूँ। तो मेरे लिए पॉजिटिव पॉइंट है। अच्छा, एक चीज बताना, आप जैसे कई बार देखते होंगे जो नेगेटिव रोल करते हैं, लाइक गुलशन ग्रोवर है,
शक्ति कपूर है, इनके फ़ैन फॉलोइंग से लेके हर चीज़ बहुत ही नीचे लेवल पे रहते हैं और वही हीरो होता है। देखो, रोल तो सबका अपना-अपना है, लेकिन समाज को देखने का नज़रिया, अब जैसे भिड़े को देखते हैं जेठालाल में, वो कितना अकड़ू टाइप का लगता है, तो ऐसा लगता है नहीं यार जेठालाल से मिलना चाहिए। ऐसा कुछ पर्सनल इंसिडेंट जो कहीं मेट्रो में या कॉलेज वगैरह में कहीं मिला हो आपको फीडबैक? यार यार मैं अर्चिता क्या हो गया आपको? देखो, मैं सच बताऊँ ना, तो ऐसा इंसिडेंट हुआ है ओके। कि जब ये कहते हैं कि यार नेगेटिव क्यों कर रहे हो, पॉजिटिव किया करो, तुम पे पॉजिटिव ज़्यादा सूट करता है। पर मैं उस पर एक बात कहूँ, रोल चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव, हम मूवीज़ की बात करते हैं, पॉजिटिव तो हीरो होते ही है, हीरो की बात तो हर कोई करता है, लेकिन कभी भी ना विलन की बात नहीं करता। मूवी इनकम्प्लीट होती है विदाउट विलन। True, आप नहीं चाहते हुए भी विलन की बात करते हो, true. लेकिन कोई उसे मानता नहीं है। और हीरो से ज्यादा फैन ना नेगेटिव रोल वाले के होते हैं। यार उसने नेगेटिविटी इतनी, क्योंकि लोग ना नेगेटिव की तरफ पहले अट्रैक्ट होते हैं कंपैरेटिवली टू पॉजिटिव। Okay. पॉजिटिव की ऑल ओवर बात करेगा, लेकिन अट्रैक्ट नेगेटिव से ही होएगा। वो आपकी वीडियो की, मतलब मुझे कोई पॉजिटिव नेगेटिव रोल देता है ना, ठीक है, ये पार्ट अलग है कि मैं उनसे ये बात कहती हूँ कि यार ठीक है आज कौन सा पॉजिटिव रोल, लेकिन मुझे नेगेटिव करने में बहुत खुशी होती है, क्योंकि बिना नेगेटिव के तो तुम इनकम्प्लीट इसीलिए हो तो यार। पाजी आपको देते हैं ना, क्योंकि उनको पता चल गया है। तो मैं तो कह ही रही हूँ ना, मैं तो, मुझे बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे नेगेटिव करने में बहुत मजा आता है। ओके। मतलब उस रोल को प्ले करने में ना मुझे इतना ज्यादा मजा आता है कि यार तुम्हारी वीडियो पे तो मैं हूँ, इसीलिए तो तुम्हारी वीडियो है। आफ्टर ऑल अगर मैं बिल्कुल, अपनी बात बिल्कुल। करूं हाँ, तो मैं हूं तो तुम हो। हाँ। ये मतलब जस्ट फॉर फनी, इसके लिए किसी को हार्ट नहीं, मतलब नहीं, वो नहीं नहीं। करें कि मैं किसी को बुरा कह रही हूँ, बट हाँ ये फैक्ट है कि अगर नेगेटिव करेक्टर ना हो ना तो वो वीडियो इनकम्प्लीट लगती है, लोग भी नहीं देखते उसे। वो बचपन से बता रहे थे ना, एक जिद्दी हो और वो कहीं ना कहीं चीजें वो सबन हूं मैं। वो कहीं ना कहीं चीजें तो वीडियो में भी दिखती है, लेकिन सच्ची में मैं जब देखता हूँ नेगेटिव रोल, उसमें ना अलग ही एक्ट होता है आपका, जैसे लग रहा है क्या हो गया हर्षिता को, लेकिन अच्छा एक्ट करते हो। थैंक यू और थैंक जब यू। पॉजिटिव होता है तो उसमें भी पॉजिटिव करते हो। कह सकते हो ये खूबसूरती होती है एक आर्टिस्ट की। कि हर उसमें हाँ, ढल ढल जाए। जाते हो आप। एक बहुत अच्छी लाइन किसी ने लिखी या कही है कि जिंदगी में अपना रोल ना इस तरह निभाओ कि पर्दा गिरने के बाद भी ना तालियां रुकनी नहीं चाहिए। वाह। और ये मेरे व्हाट्सएप का स्टेटस है, ओके। रिटन स्टेटस है, ये फैक्ट है। जिस दिन मैंने ये पढ़ा था ना, मेरे दिमाग में ये चीज छप गई थी कि ये वर्ड, एक एक वर्ड इसका बहुत कुछ बोल रहा है, बहुत कुछ बोल रहा है। तो मेरे लिए बहुत मीनिंगफुल पॉइंट है, और कहीं ना कहीं मैं जिस फील्ड से बिलोंग करती हूँ ये मेरे को पूरा सपोर्ट करता है। एक्चुअली मैं जो इतनी देर में जो भी ऑब्जर्वेशन मतलब कि मुझे मिला आपकी तरफ से ना, मुझे लगता है आपके ब्लड में भी एक्टिंग आ चुकी है। कह सकते हो कि जब आप कोई चीज के पीछे पागल जुनून हो ना, वो आप ब्लड की बात करो, मुझे लगता है वो पूरी बॉडी में हाँ, आ बिल्कुल आ जाता है, चुका है। पूरी बॉडी में। अगर आप सनातन धर्म की तरफ देखते हो, या आपके जो थॉट माइंड जिस चीज के लिए आपको कहता है ना, अगर आपको इसके अंदर हो, जैसे बॉडी बिल्डर्स होते हैं, उनके लिए जिम, बॉडी बिल्डिंग, मतलब वेट लिफ्टिंग, ये सब इसीलिए इतनी इंपॉर्टेंट होती है। उनके अंदर जुनून होता है कि मुझे ये चीज करनी है, और मेरे अंदर इसी चीज का जुनून है कि मुझे करना है। अभी तो मुझे बहुत कुछ एक्सप्लोर करना है, ओके। मैंने बहुत छोटी चीजें करी हैं। तो ओके, तो एक दो चीज़ बताओ जो आप फ्यूचर में आगे के लिए सोच रखे हो, प्लान मैं चाहता हूँ यहाँ रिवील करो आप। फ्यूचर माइलस्टोन के बारे में कुछ बताओ आप अपने, देखो, कहाँ पे देखना चाह रहे हो 5-6 साल बाद अपने करियर को? करियर तो मैं अपना पीक पे लेके जाना चाहती हूँ, जहाँ एक बार नहीं, हर बार हर किसी के जुबान पे एक नाम जरूर होना चाहिए, हर्षिता गोयल। बिल्कुल होना चाहिए, और दिल में भी वही होना चाहिए। मेरे को वो वाला कैरेक्टर प्ले नहीं करना, आज है कल नहीं है। ओके। चाहे मैं आगे इन फ्यूचर रोल करूं या ना करूं, मैं इस करियर को आगे आगे फॉरवर्ड तो मुझे करना है, लेकिन एक स्टॉप, एक ब्रेक कहीं ना कहीं तो लगेगा। उसके बाद भी दुनिया मुझे हमेशा याद करती रहे। जैसे मैंने अभी कहा अपनी लाइन में कि पर्दा गिरने के बाद भी तालियां बजती रहनी चाहिए, पर पर्दा गिरने के बाद मेरा नाम हमेशा रहना चाहिए। ये रियलिस्टिक होता है, कहते हैं ना एक आर्टिस्ट मतलब जो बोलता है ना वो रियली में अपने अंदर जो मतलब एज्यूम करता है या वर्क एक्सपीरियंस कह लो, हर चीज़ों को लेके ही बोलता है, बिल्कुल बोलता है, और वो कहीं ना कहीं दिखता है आपकी वीडियो में भी। क्योंकि यार स्ट्रगल बहुत कुछ सिखाता है।
स्ट्रगल लाइफ में ना अच्छा, आपने भी स्ट्रगल किया है वैसे? यार, माना कि मैं अच्छे फैमिली से बिलोंग करती हूँ, लेकिन मैंने स्ट्रगल बहुत किया है। ओके, मुझे फैमिली ने इस चीज़ के लेकर म्यूचुअली सपोर्ट किया। ओके। देखो ये बहुत बड़ी बात है, उन्होंने म्यूचुअली इस चीज़ को इमोशनली मुझे सपोर्ट किया, लेकिन फाइनेंशियली मैंने कभी उनसे सपोर्ट लिया ही नहीं, आई थिंक ग्रेट। लिया जो ही मैं नहीं। फर्स्ट टाइम ऐसा सुन रहा हूँ मैं, रियली ग्रेट। क्योंकि मैंने जो अब तक बिल्ड किया है वो अपने दम पर बिल्ड किया है। मैंने आज तक अपने पेरेंट्स से ये नहीं कहा कि मेरे करियर के लिए आप ये सपोर्ट कर दो। ओके, रिजेक्शन को आप कैसे देखते हो? एक बार के लिए तो मुझे ऐसा लगता है कि हर्ट करता है, ओके, लेकिन जब वो चीज़ें शांत हो जाती है, जब मैं उसको सोचती हूँ, तो वो अच्छा भी है। क्योंकि नेक्स्ट टाइम आप उससे डबल एफर्ट्स मार के, डबल नहीं ट्रिपल, 100 मल्टीप्लाई करके आप उसमें और एफर्ट्स ऐड करते हो। कोई ऐसा रिजेक्शन या फेलियर आप बता सकते हो जो आपको इस फील्ड में और भी अच्छा स्किल करने में हेल्प किया हो, और आपने ये डिसाइड किया हो कि नहीं, मुझे तो प्रूव करके दिखाना है? हाँ, जब मैंने फर्स्ट टाइम जिसके साथ काम किया था, उनके पास मैंने एक बार फील किया था ऐसा। उन्होंने नहीं बोला था Okay. या उन्होंने कुछ कहा नहीं था, बट मैंने ऐसा फील किया था, क्योंकि कई बार आपको फीलिंग्स बहुत जल्दी वो करती हैं। तब मुझे ऐसा लगा था कि यार मेरी लाइफ ना यहीं तक रुक गई है। वो मेरे लिए फेलियर ही था, रिजेक्शन ही था मेरे लिए। मैंने अपने आप से रिजेक्शन मान लिया था उसे, लेकिन उससे ओवरकम करके फिर मैंने अपने आप को दोबारा बिल्ड किया कि नहीं, मैं इससे बाहर निकलूंगी, मैं करूंगी। और रिजेक्शन ना आपकी लाइफ में हर पॉइंट पे खड़ा है। आपको हर वक्त महसूस होगा कि मैं आज रिजेक्टेड हूँ। दिन में से एक बार रिजेक्ट फील करोगे आप, किसी ना किसी चीज़ को लेकर, किसी ना किसी, कोई भी पॉइंट हो, वो रिजेक्शन ही है आपके लिए। लेकिन उस रिजेक्शन को कितनी जल्दी आप पॉजिटिव में कन्वर्ट करते हो वो, और उस रिजेक्शन के लिए अगर आपको रोना है, कहना है, कुछ भी करना है ना, अपने ऊपर वाले के सामने कहो। ओके, मत कहो किसी के सामने, चाहे वो पेरेंट्स हो, चाहे वो ब्रदर सिस्टर्स हो, किसी के सामने मत करो। किसी के सामने नहीं, दुनिया के सामने तो बिल्कुल भी मत कहो। क्योंकि वो एक बार आपको ये कहेगा यार ये तो ना, बाद में जरूर कहेगा, तब सपोर्ट कर जाएगा, लेकिन बाद में ये कहेगा यार वो तो नौटंकी कर रही थी। क्यों कर रही थी मैं तेरे नाम? मैं किसी के सामने नौटंकी नहीं करूंगी। अच्छा लगेगा, बुरा लगेगा, उसको लगेगा, मेरे को, सामने वाले को तो नहीं पता चलेगा। ऑलवेज ट्राई टू गेट अ स्माइल ऑन योर फेस। मेरा बहुत रेयर ऑफ रेयर जब मूड खराब होता है, जब मेरा बहुत माइंड अपसेट होता है, तब शायद मेरे स्टेटस या मेरे फेस से पता चलता है। बाजी ने तो मेरे कितने बार ये फेसेस देखे हैं, इवन गोपाल पाजी और इन सब ने ये फेसेस देखे हैं मेरे, क्योंकि काम में भी कहीं ना कहीं इफेक्ट आता है इन चीज़ों से। क्योंकि कई बार लाइफ में इतनी वर्स्ट चीज़ें हो जाती हैं कि आपको समझ ही नहीं आता कि क्या किया जाए। अब अगर कई बार ऊपर वाले से भी आपको वो चीज़ नहीं मिलती है उस टाइम पे, बिल्कुल। तो पर किसी के सामने कहो मत, उसको मत कहो। शेयर करना है करो, वो आपकी मर्जी है। मैं भी कई बार किसी के सामने शेयर करती हूँ, लेकिन ट्राई कि मोस्ट ऑफ द थिंग्स आप अपने ऊपर वाले से कहो, ना कि किसी से कहेंगे। मैंने सॉल्व खुद से करो, किसी पे डिपेंड मत करो। बाद में ये मत सुनने के लिए खड़े हो कि यार तूने तो मुझसे हेल्प ली थी। वो एहसान भी कभी अपने पे मत रखो, क्योंकि जिंदगी भर रिग्रेट करोगे कि मैंने उससे एहसान लिया, जबकि उसने कुछ नहीं किया, तुम्हें सिर्फ सपोर्ट दिया। क्या कह के सपोर्ट किया? यार सब कुछ सही तो हो जाएगा ना, तू आगे की देखना। ये 2-3 वर्ड्स कहने से तुम्हें एक सपोर्ट मिल गया। तुम ऊपर वाले से कह के देखो, यही बात तुम अपने आप से कह के देखो, तुम्हें बेस्ट सपोर्ट मिलेगा और तुम्हें किसी का एहसान नहीं लेना पड़ेगा। तुम जिंदगी भर अपना एहसान मानोगे कि मैंने अपने दम पे जो किया किया। कहीं ना कहीं आप सेल्फ मोटिवेटेड हो, और कहीं ना कहीं जहाँ से आप जुड़े हुए मे बी वहाँ से आपको हारने को नहीं मिलता ना? बिल्कुल नहीं मिलता, क्योंकि कोशिश पहले मेरे साथ भी यही थी, ह्यूमन हूँ, मेरे साथ भी यही था। स्टार्टअप किया जब मेरी जर्नी आगे चल रही थी, मैंने बहुत लोगों के सामने कहा, बहुत लोगों के साथ, उनकी साइड से ना हमेशा यही वर्डिंग्स मिलते हैं। एक्सपीरियंस बहुत कुछ बोलता है, वो वर्डिंग्स यही मिलते थे। तो आज मुझे बहुत रिग्रेट होता है मैंने क्यों बोला उनसे, क्यों बोला, वाई। मुझे वाई का रीज़न आज तक नहीं मिला। फिर मुझे समझ में आया कि यार एक को मान लो आप, गुस्सा हूँ, लड़ना है, झगड़ना है, कुछ भी कहना है, उससे कहते हैं। किसी से कुछ नहीं कहती मैं, किसी से भी नहीं। मतलब एक मुंह फेरना अलग बात होती है। आप कभी भी अपने पेरेंट्स से मुंह फेर के नहीं जाते। आप अपने पेरेंट्स से लड़ लोगे, झगड़ लोगे। ये जिंदगी में एग्जाम्पल बना लो कि पेरेंट्स से कितना भी लड़ लेंगे, झगड़ लेंगे, लेकिन हम कहीं कहीं नहीं जाएंगे। वही रूल आप अपनी जिंदगी में हर जगह अपना दो कि भाई मैं लड़ लूंगा। अगर आप उस रिश्ते को मायने मानते हो, लड़ लूंगा, झगड़ लूंगा, लेकिन कहीं नहीं जाऊंगा। तो वो भगवान के साथ भी वही चीज है। लड़ लूंगा, झगड़ लूंगा, नाराज हो जाऊंगा, लेकिन कहीं नहीं जाऊंगा। जैसा हूं तेरा हूं, तूने ही मुझे बना के भेजा ना इस धरती पे।
तो संभाल, तेरी जिम्मेदारी, मेरी जिम्मेदारी नहीं है ये। बिल्कुल। कुछ लोग यहीं पे गलती कर बैठते हैं, बिल्कुल। वो जहाँ पे बोलना चाहिए वहां ना जाके बोल के इंसान को बोलने चले जाते हैं। हम भी इंसान हैं, हमसे भी गलतियां होती हैं, आज भी होती हैं, क्योंकि इंसान तो गलतियों का पुतला होता है। हाँ। हम लोग भी बोलते हैं, गुस्सा आता है, किसी को भी कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन बाद में जब मैं सोचती हूँ या कुछ, तो रिग्रेट भी बहुत फील होता है कि यार मैंने उसको गलत बोला। और अपने हक के लिए लड़ना भी चाहिए, मैं ये भी नहीं कहूंगी। श्री कृष्ण जी ने महाभारत इसीलिए नहीं रची थी कि उन्होंने रचनी थी, बिल्कुल। इसलिए रची थी कि उससे इंस्पायर होके कुछ अच्छी चीजें, देखो बुराई और अच्छाई दोनों दिखाई, लेकिन लोग आज की डेट में बुराई को अरे ये हुआ था, वो हुआ था, अरे अच्छी चीज तो सीखो उनसे। बिल्कुल। और उन्होंने लास्ट तक शांति प्रस्ताव भी भेजा था। बिल्कुल भेजा था उन्होंने, हर कदम कदम पे ये चीज समझाई थी कि अभी भी रुक जाओ, अभी भी समय, अभी भी रुक जाओ। हर किसी को रुकने का एक समय पता होना चाहिए, चाहे आप गलत भी कर रहे हो ना तो भी एक बार रुकने, क्योंकि कई बार कुछ गलतियां करके अगर आप वापस सही हो सकते हो ना, तब भी आप सुधर जाते हो। बिल्कुल। आप कभी ना पूनम साध्वी दीदी हैं, श्री कृष्ण जी और राधा रानी के बहुत भजन गाती हैं, कभी उनको सुनना। उनके भजनों के बाद ना वो कुछ वर्ड्स बोलती हैं, सिर्फ वर्ड्स बोलती हैं, वो बहुत भाव नहीं, वो भजनों में ही अपने भाव रखती हैं। उनकी भावों में समझना कि उनकी बातों में बहुत कुछ है, ओके। बहुत सार है, बहुत ज्यादा सार है। प्रेमानंद महाराज जी को मैं इसीलिए सुनती हूँ क्योंकि उनकी बातों में मुझे वो सार मिलता है। और सबसे बड़ा फैक्ट है मेरे साथ, जब मैं फंस जाती हूँ ना, पता नहीं उनकी रील मेरे पास कहाँ आ जाती है, मुझे उस क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है। मैं ढूंढ रही होती हूँ ना कि मुझे नहीं समझ में आ रहा, वो पता नहीं किसी भी रूप में मुझे आके वो आंसर दे देते हैं, सोशल मीडिया के थ्रू। मैं कभी उनसे, मैंने लाइव उन्हें देखा है, दर्शन किए हैं, परिक्रमा मार्ग में ही किए हैं मैंने। मैं अभी तक उनसे पर्सनली नहीं मिली हूँ, और मैं चाहती हूँ कि एक बार तो मुझे मौका मिल जाए। बिल्कुल मिलेगा। ये मेरा मतलब दिली तमन्ना है कि मैं उनसे एक बार मिलूं। लेकिन मैंने उनको दर्शन किया है, भगवान। मेरे पापा मम्मी कहते हैं, हम लोग इतना देखो किसी साधु संत को नहीं सुनते हैं, बहुत मानते नहीं है, हमने किसी की माला नहीं धारण कर रखी, किसी का नाम धारण नहीं कर रखा, लेकिन पहली बार हमारा जुड़ाव प्रेमानंद महाराज जी की तरफ बहुत बड़ा। और जब हमने उनको लाइव देखा ना, तो साक्षात मुझे भगवान जैसा स्वरूप दिखा। बिल्कुल। क्योंकि ना प्रेमानंद जी महाराज के लिए सिर्फ, मैं ये नहीं कहूँगा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हर कोई जाता है उनके पास। कोई भी जाता है, कोई, और उसका आदर सम्मान वो इस तरह से करते हैं ना कि आपको फील ही नहीं होने देंगे कि आप कास्ट के ऊपर, हम जातिवादों पे इतना लड़ते बढ़ते, क्या करना है यार, इंसान इंसान ही है आखिरकार। इंसान इंसान ही है, चाहे वो कोई भी धर्म का हो, चाहे किसी का भी हो, वो इंसान तो इंसान ही है ना, इंसानियत तो रख लो बस। बिल्कुल। ये मेन पॉइंट है, भूल जाते हैं लोग। बिल्कुल। तो आप कह सकते हो एक अच्छे, मतलब अच्छा करना हो या एक अच्छा करियर बनाना हो, जिस भी फील्ड में हो, आध्यात्मिक होना जरूरी है। यार मैं किसी के लिए कंपलसरी नहीं बनाऊंगी ये पॉइंट। Okay. ये आपकी खुद की एक मन श्रद्धा है। मैं ऐसे लोगों को बहुत जानती हूँ, मेरे कांटेक्ट में ऐसे हैं कि जो एक टाइम पे ना भगवान को कुछ भी नहीं समझते थे, और आज वही भगवान के सबसे बड़े पुजारी बने बैठे हैं। Okay. और कई बार मेरे मुंह से सच बताऊं तो ये निकलता है कि ढोंग क्यों कर रहे हो। Okay. श्रद्धा ना दिखा के नहीं करी जाती, श्रद्धा दिल से होती है, मन से होती है। True. क्यों आप दिखा के इन चीज़ों को वो कर रहे हो कि भाई मैं तो यार हम भी पोस्ट करते हैं स्टोरी वगैरह, मैं भी डाल देती हूँ, कई बार रील्स भी पोस्ट कर देती हूँ, लेकिन मेरी वंस इन अ वाइल एक रील, वंस इन अ वाइल एक स्टोरी डलती है। आधी बार तो पता भी नहीं होता लोगों को कि मैं वृंदावन होके भी आ गई। मैं बहुत अच्छा करो लेकिन दिखाओ मत। मैं आज की डेट में कहती हूँ, मैंने इतनी जगह घूमी है, जो भी इंडिया में घूमी है मैंने, उसमें एक ऐसी ट्रिप नहीं होगी जिसमें हमने धार्मिक स्थल ना देखा हो। जितनी बार भी कहीं गई हूँ मैंने, उसमें कहीं ना कहीं अपना एक लिस्ट में हमारे धार्मिक स्थल था। हमने एक नेचुरल उसको भी कवर किया है, लेकिन उसके साथ साथ धार्मिक स्थलों को भी कवर किया है। अभी रिसेंटली मैं हिमाचल के ट्रिप पे होके आई हूँ, वहाँ पे आपकी देवियों के जो अंग गिरे हुए हैं उनके मैंने दर्शन किए। मेरे को सारे मैं नहीं बता पाऊंगी, उनके बहुत डिटेल में चला जाएगा, लेकिन हम लोगों ने ट्रिप इस तरह से प्लान की थी कि हम माउंटेन्स भी जाएं, लेकिन हम अपने धर्म को अगर एक्सप्लोर कर सकते हैं तो इट्स बेस्ट पॉइंट। आप अपने एक व्यू के साथ साथ एक अच्छी श्रद्धा को भी बहुत प्रचार कर सकते। बिल्कुल। आप हिमाचल में बंगलामुखी जी जाओ, जो वहां का ऑरा है, उनको पीले पीतांबर कितनी बार आरती में आया है,
कोई ध्यान नहीं है, लेकिन उनका नाम है पीले पतांबर वाली। इंडिया में इतनी जगह है कि आप एक्सप्लोर कर करके थक जाओगे, लेकिन आपको ये समझ नहीं आएगा कि कौन सा रह गया पार्ट हमारा। ट्रू। इंडिया में कहते हैं ना, सेम सीजन में आप अपोजिट सीजन भी इंजॉय कर सकते। लाइक ठंड यहाँ है, आपको इंडिया के अंदर गर्मी चाहिए, वो गर्मी वाला वेदर भी मिल जाएगा। आपको नॉर्मल बीच का टेम्परेचर चाहिए, वो भी मिल जाएगा। स्नो टेम्परेचर चाहिए, वो भी मिल जाएगा। पता है हर्षिता, आज की डेट में ना अपनी कंट्री को एक्सप्लोर ना करके लोग बाहर कंट्री जाना चाहते हैं। आप कुछ रिकमेंड करना चाहते हो जो हमारे यूथ हैं, जो हमारे यंगस्टर है, या जो नहीं भी जानते हैं? क्योंकि काफ़ी ऐसी जगह आप घूम के बता रहे हो, ये सारी चीज़ें सच्ची में बारीकी का पता नहीं है हमें, और श्योर इनको भी नहीं पता होगा। नहीं यार, हमसे भी ज़्यादा दुनिया एडवांस है। हम्म, वो लोग बाहर को भी एक्सप्लोर कर रहे हैं, इंडिया को भी एक्सप्लोर कर रहे हैं। जिनको करना है एक्सप्लोर वो कर रहे हैं, बट जिन्होंने अभी ये सोचा है कि हमें क्या क्या एक्सप्लोर करना है, मैं उनको हेल्प आउट कर देती हूँ उस चीज़ के ओके। लिए। या जो प्लानिंग कर रहे हैं, आप बाहर घूमने जाओ, बिल्कुल जाओ, बहुत अच्छी बात है। आप बाहर घूम के आ रहे हो, उससे कुछ अच्छा अडॉप्ट करके लेके आ रहे हो, इट इज़ वेरी गुड फॉर योर करियर ऑल्सो, फॉर एवरीथिंग। बट इंडिया में अगर हम बात करें, क्योंकि हम भारत के निवासी हैं, तो हम भारत के बारे में अगर बात करेंगे तो भारत में ऐसी बहुत सारी जगह है जिस अभी मैंने भी पूरा इंडिया एक्सप्लोर नहीं किया, लेकिन जितना भी एक्सप्लोर किया है उस बेसिस पे बताऊं तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं। एक्सप्लोर करते करते आपका कब टाइम निकल जाएगा आपको पता ही नहीं, आपको लगेगा मेरी लाइफ बहुत छोटी है। ओके। मैंने अभी इंडिया एक्सप्लोर ही नहीं किया, इतना सब कुछ है इंडिया में। मतलब जो हम फॉरेन कंट्रीज में कहते हैं ना, यार इट्स सो ब्यूटीफुल, यार ऐसी नेचुरल चीज़, ये मैनमेड चीज़ कैसे, यहाँ नेचुरली वो अवेलेबल है जो लोगों को नहीं पता है। लेकिन सोशल मीडिया के थ्रू आजकल बहुत कुछ पता चल चुका है, और मैं भी एक माध्यम ही हूँ कि अगर मेरे थ्रू कोई जाता है तो मैं आपको बताना चाहूँगी, हिमाचल जाओ। हिमाचल में बहुत सारी देवियाँ हैं, आप वहाँ जाओ। वो नौ आई थिंक, मैं नंबर नहीं बता पाऊँगी एग्जैक्टली, बट वहाँ पे बहुत सारी देवियाँ हैं। आप उनको देख के आओ, आप अपने कल्चर से, अपने ट्रेडिशन से बहुत कुछ सीखोगे। साथ ही साथ आप वहाँ के माउंटेन व्यूज़, वहाँ के जो साइट सीइंग्स हैं, उनको भी कैप्चर करो। आपको एक माउंटेन्स, एक हिली एरिया के साथ साथ एक ट्रेडिशनल कल्चर भी पता चलेगा। वृंदावन तो सबको पता ही है, गुप्त वृंदावन के बारे में पहले ही मैं इन्फॉर्मेशन दे चुकी हूँ पूरे पॉडकास्ट में। आप जयपुर साइड जाते हैं, राजस्थान साइड जाते हैं, तो उसमें भी मैं आपको एक छोटी सी जगह बताती हूँ। सरिस्का नेशनल पार्क है, वहाँ जाइए। वहाँ 20 किलोमीटर के बाद एक अंदर मंदिर है, पांडुपोल उसका, उस जगह का स्थल का नाम है। तो वहाँ जाइए, आप वहाँ पे दर्शन कीजिए, आपको वहाँ पे पूरी कथा मिलेगी। पॉडकास्ट बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं अभी पूरी डिटेल में नहीं बता रही, लेकिन फिर कभी डिटेल में बात करेंगे इस बारे में। और समय वहाँ पे ये है कि वहाँ सिर्फ ट्यूसडे एंड सैटरडे जा सकते हैं। ओके। उसका एक समय है, गूगल पे आजकल सब कुछ अवेलेबल है, आप सर्च करके जाइए, बिना सर्च के मत जाइए। टाइमिंग्स भी वहाँ पे बाउंडेड हैं, क्योंकि वो एक नेशनल एरिया है, आपको एक जंगल के रास्ते जाना पड़ता है। तो कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस आपको वहाँ की फॉलो करनी ही पड़ेगी, एनी हाउ फॉलो करनी पड़ेगी। Okay. वो आपको एक परमिट कार्ड भी देते हैं उसके लिए, ताकि वो काउंटिंग रख सके कि कितने बंदे या कितनी गाड़ियाँ अंदर गई हैं। सो उस चीज़ के बारे में आप इन्फॉर्म कर सकते हैं। बाकी इंडिया में और भी बहुत सारे एक्सप्लोरिंग जगह है जहां आप एक्सप्लोर कर सकते हो। अगर इस चीज के लिए डिटेल पे बात करेंगे बहुत लंबा कोई हो नहीं, जाएगा। एक नेक्स्ट पॉडकास्ट हम लोग करेंगे बिल्कुल जिस पे हम लोग सिर्फ और सिर्फ इसी चीज़ों में बात करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन है मैं सबको एक्सप्लेन करूंगी। अच्छा अर्षिता, एक चीज़ जो मैं शायद नहीं समझ पाया अभी, जो सेल्फ डिमोटिवेट होते हो आप, तो सबसे पहले किसको कॉल करते हो, या फिर जैसे अगर भगवान को याद करते हो तो किनके पास जाते हो आप? मैं अपनी राधा रानी के पास जाती हूँ। ओके। क्योंकि मैंने कहा ना कि मेरे इष्ट सब कुछ वही हैं, तो मैं सबसे पहले उन्हीं के पास जाती हूँ। उन्हीं से देखो, डीमोटिवेट होती हूँ, सबसे पहले तो नहीं कहूँगी डीमोटिवेट होती हूँ, तो अपने आप से डीमोटिवेट होती हूँ। ओके। कहीं ना कहीं आप फैमिली में रहते हो, 24 आवर्स भी रहते हो, तो फैमिली सबसे पहले आपको देख लेती है कहीं ना कहीं कि चेहरा बिल्कुल। उतरा हुआ है या कुछ है। पर जवाब कई बार सिचुएशन के हिसाब से पेरेंट्स भी दे देते हैं, लेकिन कोशिश ये रहती है कि मैं अपने राधा रानी के पास ही जाऊं, वो ही मुझे जवाब दे सकती हैं। अगर उसके बाद, क्योंकि वो देखो, वो हर चीज़ का, कई बार कहते हैं ना, भगवान भी हर चीज़ का जवाब नहीं देते, आपको खुद ढूंढना पड़ता है। तो मैंने वो चीज़ ढूंढी है, कि पेरेंट्स सबसे पहली प्रायोरिटी। पेरेंट्स, आपके ब्रदर सिस्टर्स यंग हैं या एल्डर हैं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। कई बार वो आपको बहुत अच्छी सलाह दे सकते हैं, अपने दोस्तों से पूछो, वो आपको बहुत अच्छी सलाह दे सकते हैं। और कई बार आप अपने जो आसपास लोग हैं उनसे सीखने की कोशिश करो, पूछो नहीं, ओके। सीखने की कोशिश करो, क्योंकि पूछने पे कई बार वो आपको सही राह भी बता सकते हैं और नहीं भी बताएंगे।
तो वो आप पे डिपेंड है कि उस राह पे आप चलोगे या नहीं चलोगे, वो भी आप ही पे है। आपके हाथ में आपकी जिंदगी है, ओके किसी के हाथ में मत दो अपनी जिंदगी, ओके चाहे कोई भी हो। देनी है ऊपर वाले के हाथ में दे दो, वो तो वैसे भी है, उस पे तो आपका कोई कंट्रोल नहीं है। लेकिन जिन चीजों पे आपका कंट्रोल हो सकता है आप कंट्रोल करो। ओके, थोड़ा सा एक वीडियो के बारे में फिर से बात करना चाहूँगा। वीडियो में जो आप कंटेंट डालते हो उसका मेन विज़न आपका क्या होता है, और कितने परसेंट चेंजेस आपको मतलब ऐसा कोई फीडबैक मिला है पर्सनली? क्योंकि आपका जितना भी वीडियो देखता हूँ मैं, सब सोशल कॉज पे होता है, जो हमारे आसपास घट रही होती है ना? तो उस चीज़ को कैसे सोचते भी हो, मुझे वो भी जानना है। यार हम आइडियाज ना चलते चलते उठा लेते हैं। ओके ये इंसिडेंस आज मतलब मेरे साथ हुआ है, तो मैं उसको कहानी के रूप में सबके सामने प्रेजेंट करना चाहती हूँ ओके कि ये कहानी किसी के साथ भी हो सकती है। हम्म फ्रॉड हो गया, आपका मोटिवेशंस हो गए, लाइफस्टाइल। देखो आप अपने मम्मी पापा को या जो हस्बैंड वाइफ हैं, वो लोग भी अपनी ज़िंदगी में देखते हैं, चीज़ों को देखते हैं कि भाई हमारे साथ ये बुरा हो रहा है, ये अच्छा हो रहा है, ये लव केयरिंग है, ये अनसपोर्टिव है। ये चीज़ें हैं जो आपको लाइफ में सिखाती हैं, बस हम उसको एक काल्पनिक तौर पर वीडियोस में दिखा देते हैं कि ये वीडियो में ऐसा देखो, बिल्कुल रियलिस्टिक प्रेजेंट करना ना हर कलाकार और हर प्रोडक्शन हाउस के लिए बहुत डिफिकल्ट है। कोशिश यही रहती है कि उसमें हम जान डाल दें पूरी बिल्कुल। तरीके से। लेकिन जो लोग, जैसे कमेंट की बात करूं, कुछ लोग कमेंट करते हैं यार आपने ये गलत बोल दिया, ये ऐसा कह दिया। बहुत अच्छी बात है, आपने नोटिस किया, आपने हमें बताया, इस चीज़ पे हम आगे ध्यान रखेंगे। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं हो सकती, हमें वैसे ही प्रेजेंट करना पड़ेगा जैसे हमने दिखाया है, क्योंकि वो चीज़ हम रियलिस्टिक नहीं प्रेजेंट कर सकते, वो हो ही नहीं सकती रियलिस्टिक। बिल्कुल। और एक आर्टिस्ट तो मेरे हिसाब से अपना 100 या 200% प्लस ही देता है, क्योंकि जान डाल देते। कहते हैं ना, एक मूवी 2.5 घंटे की हम देखते हैं, या आपकी वीडियो देख लो 2 से 3 मिनट की होती है, लेकिन उसको बनाने का प्रोसेस कितने टाइम का है। बिल्कुल, सालों ऐसे ही नहीं लगते। अगर आप किसी चीज़ पे काम करते हो तो उस पे सालों इसीलिए मेहनत होती है। स्क्रिप्टिंग, प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन, फिर आफ्टर प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन जिसे कहा जाता है, वो इसीलिए कहा जाता है, ये टर्म्स इसीलिए डिवाइड की गई हैं क्योंकि इनमें काम होता है। स्क्रिप्टिंग होती है, कास्ट सेलेक्ट करनी है, कॉस्ट्यूम्स देखने हैं, लोकेशन सेलेक्ट करनी है, कैमरा सेटिंग्स देखनी है, कैमरा व्यू देखना है, एंगल सेट करने हैं, पर्सन सिलेक्ट करने हैं, स्पॉट दादा, लाइट दादा। ये इसीलिए इतना बड़ा फील्ड नहीं है कि ये छोटा मोटा फील्ड है, यूं ही आपने उठाया बना दिया। नहीं यार, इसमें पूरी मेहनत लगती है, चाहे वो कैमरे के पीछे हो चाहे वो कैमरे के आगे हो। दोनों, हर कोई बंदा इसमें डिवोटेडली अगर काम नहीं करेगा वो एंड रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। मैं एक आर्टिस्ट हूँ, मैं सिर्फ अपने आर्टिस्ट की बात नहीं कहूँगी कि आर्टिस्ट ही सब कुछ नहीं है, इसमें टीम वर्क है। इसका नाम इसीलिए प्रोडक्शन है क्योंकि ये टीम वर्क है। क्योंकि हर कोई, अब रामचरण की देख लो, साउथ की मूवी, RR के 2-3 मूवी आए, बाहुबली, डायरेक्टर की थिंक मतलब सोच देखो, क्या मूवी उतार देते कि मतलब वो 10 मिनट का साइज सीन था लास्ट का, सबसे ज़्यादा व्यूज़ वहाँ पे मिले हैं और तालियां बजी है। तो कह सकते हैं एक टीम वर्क है। देखो, एक्टर ने अपना डिवोशन दिया है, सबसे पहली बात राइटर, उसने स्टोरी लाई। अच्छा, डायरेक्टर, उसने उस स्टोरी को इतना इमेजिन किया कि मैं इसको रियलिस्टिक कैसे दिखा सकता हूँ। लाइट दादा ने ये सोचा कि अगर मैं इस लाइट को इस तरह नहीं इस तरह दूंगा तो ये चीज और उभर के पॉपअप उठेगी। हम ये कहते हैं कि यार एक्टर्स ही दिखते हैं लोगों को तो उनको ही अप्रिशिएट करते हैं, पर हम ये कहेंगे कि हमें अपनी टीम को अप्रिशिएट करना चाहिए। हमारे कैमरे के पीछे, कैमरे के बाद एडिटर्स, राइटर्स जो बैठे हैं वो इसी चीज के लिए तो बैठे हैं। हम तो फिर भी कैमरे पे आके फेम ले जाते हैं, वो तो बेचारे बिना कैमरे के, बिना सामने आए वो फेम भी नहीं लेते, वो फिर भी ये रहते हैं यार हम अपने काम से खुश हैं। हाँ, जब तक उनका नाम आता हम निकल चुके होते हैं। कोई थिएटर में नहीं रुकता, कोई थिएटर में नहीं रुकता, उनके इतनी सारी लंबी लिस्ट होती है, कोई नहीं पढ़ता। सिर्फ एक एक्टर्स का नाम उस पे आता है या डायरेक्टर का नाम आता है, प्रोड्यूसर्स के नाम इतने हाईलाइटेड होते हैं, हम प्रोड्यूसर्स के नाम भी पढ़ते हैं, लेकिन कभी भी हम स्पॉट दादा या स्पॉट लाइट्स वाले जो ये हमारे हेल्पर्स होते हैं उनके नाम नहीं लेते हम। किसी को कोई मतलब ही नहीं पड़ा होता। और रियली जो मेरे आज अभी भी आज बैठे हैं ना, मैं उनको भी यही कहूंगी कि थैंक यू यार, आप लोग, हम लोग तो इतना बोल रहे हैं, आप लोगों को तो बोरिंग जैसा भी कई बार फील होता है, लेकिन फिर भी आप हमारे लिए सपोर्ट के लिए पीछे ऑलवेज खड़े रहते हो। इट इज़ अ वेरी बिग थिंग। मैं अपनी पूरी टीम, जितनी भी मेरी टीम है जिनके साथ मैंने काम किया, उन सबके सभी पीछे बैकग्राउंड में काम करने वालों को भी थैंक यू बोलती हूँ। आप लोगों की वजह से ही कहीं ना कहीं हम हैं, और हम हमारी वजह से आप लोग हैं। सब सपोर्ट की एक बात है कि हमने एक दूसरे को सपोर्ट करना है, तभी हम आगे हैं। ओके, तो कोई सजेशन देना चाहती हो जो भी लड़कियां एज अ करियर मतलब फेसबुक इंडस्ट्री में या
एक्ट्रेस बनना चाहती हैं तो किस टाइम से स्टार्ट करें, क्या क्या है जो डिसिप्लिन मेंटेन करें, कुछ ऐसी चीज़ जो उनको नहीं करना चाहिए, वो इसकी सारी कोई एज चीज़ें। लिमिट नहीं है। ओके। सबसे पहली बात, इसकी कोई एज लिमिट नहीं है। आप चाहे लड़की हो या चाहे मेल हो, कोई भी हो, आप कोई भी करियर अगर चूज़ करते हो, स्पेशली ये जो हमारा करियर है एक्टर बनने का, एक्ट्रेस बनने का, मॉडल बनने का, बस उसमें अपने डिसिप्लिन को ये रखो कि मैं इस लिमिट तक जो आपने अपनी सेट कर रखी है उस लिमिट से ऊपर नहीं जाऊंगी। मतलब सामने वाला आपको चाहे कितना भी कन्विंस कर ले कि नहीं मुझे ये चाहिए, मुझे ये वल्गर दिखाना है, एक्स वाई जेड, देयर आर मल्टीपल थिंग्स आपको जो फेस करनी पड़ेगी, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, इट डजेंट मैटर, सबको फेस करना पड़ता है। बिल्कुल। तो जो भी इंसान इस करियर में आना चाहता है, आप एक लिमिट सेट करो, अपना एक थॉट ऑफ माइंड, एक लिस्ट रेडी रखो कि भाई मैं इस लिमिट से आगे नहीं बढ़ूंगी। बिल्कुल। आपको कोई हरा नहीं सकता। आपको टाइम लगेगा, आपको ये फील होगा कि यार मैं आज नहीं ऊपर जा रही, दुनिया देखो कितनी हाई फाई हो गई है। जैसे आपने अभी पाजी से क्वेश्चन पूछा था कि लग्जरी कार्स और ये सब दिखती हैं, आपको बड़े बड़े घर दिखते हैं, लग्जरी लाइफ दिखती है। यार उन्होंने मेहनत करी है, कोई उनके 10 साल को याद ही नहीं करता। कोई 20 साल 25 साल। दिलजीत सर से ये बात कही थी कि आज तो आप इतने टॉप ऑफ द वर्ल्ड हो, आपने क्या ऐसा कर दिया जादू जो मतलब आप इतनी जल्दी हाइप पे आ गए। उन्होंने एक पॉडकास्ट में ही जवाब, आई थिंक पॉडकास्ट था, पता नहीं कपिल शर्मा शो था, आई डोंट नो अबाउट दैट, बट उन्होंने वहां पे एक बात कही थी, किसने कहा कि मैं आज का इंडस्ट्री का बंदा हूं? मैं 40 साल से बैठा हूं इस इंडस्ट्री में, मैं इतना पुराना हूं कि तुम लोगों को यही नहीं पता मैं कितना पुराना हूं। आज तुम्हें मेरी ऊंचाइयां दिख रही हैं लेकिन मेरी मेहनत नहीं दिख रही। वो वाली बात है ना, लोग ऊंचाइयां तो देख लेते हैं लेकिन पैरों में पड़े छाले कोई नहीं देखता। नहीं देखता। ट्रू। किसी ने कोई मेहनत नहीं देखी किसी की, बस आज टॉप देख रहा है, अरे यार वो लग्जरी लाइफ जी रहा है। आप इंस्पिरेशन बनाओ कि मुझे ऐसी लाइफ जीनी है, लेकिन उनकी मेहनत को भी इंस्पायर करो अपने आप को कि भाई मेरी उन्होंने कितनी मेहनत की थी, कितने एफर्ट्स करे। आप एफर्ट्स करो, आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, तरसों नहीं, कभी ना कभी तो सक्सेस पाओगे, चाहे थोड़ी चाहे ज्यादा, पर एक कोशिश करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। कोशिश से नहीं पीछे हटना चाहिए। तो अपने आप को सेटिस्फाई भी मत करो कभी कि मैं कहूँ कि सेटिस्फाई कर लो। कोशिश करते रहोगे, जब अनसेटिस्फाइड रहोगे ना तभी आप कोशिश करोगे। ओके। नहीं तो कभी कोशिश नहीं करोगे। ठीक है, एक आखिरी क्वेश्चन, लोगों को क्या सजेस्ट करते हो, बिग बॉस देखें या शार्क टैंक देखें? मैं ये जानबूझ के मैंने एक्चुअली क्वेश्चन डाला है। कोई बात नहीं, मैं समझ गई, बनिया बनिया हाईलाइट कर रहे हो। ये भी बनिया शो बना दोगे क्या? इसका नाम भी बनिया शो हो जाएगा। बिल्कुल यार मैं ये प्रेफर करूंगी जो आपको सही सलाह, सही थॉट्स, सही मार्ग, जो आपके लिए फ्यूचरिस्टिक आपकी लाइफ बना सकता है ना, उस शो को देखो। आपको लगता है मेरे लिए बिग बॉस मुझे प्लेटफॉर्म है, मेरा एडमायर है, आप उसको शो देखो। अगर आपको लगता है कि भाई मेरे को तो बिजनेस को पकड़ना है, शार्क टैंक देखो। well और आपको said. लगता है तो आप धार्मिक स्थल पे जाना चाहते हो, धार्मिक चीजें देखना चाहते हो, तो आप धार्मिक, मतलब जो आपको करना है वो आप देखो, दूसरों के नजरियों से मत देखो, अपने नजरिए से उसको देखो। तो मैं कोई शो रिकमेंड नहीं करूंगी। वॉट एवर यू वॉन्ट टू सी, जैसा आप देखोगे वैसा आप करोगे। वेल सेड आई थिंक। एंड थैंक यू सो मच हर्षिता आने के लिए। कहते हैं ना हर किसी का एक रोल मॉडल तो होता है। मैं भी जब फेसबुक इंस्टाग्राम पे देखता हूँ, ठीक है 10 मिलियन 20 मिलियन ऐसे लोगों को देखना होता है कि ठीक है कैसा लाइफस्टाइल होता है इनका, इनसे भी मिलने का मौका मिलेगा। क्योंकि कई बार देखते हैं यूट्यूब के मीट्स होते हैं सारे, तो वहाँ पर काफ़ी सारे जो पॉपुलर होते हैं जाते हैं। तो मतलब ठीक है हमने पॉडकास्ट स्टार्ट किया, पर ठीक है अपॉर्चुनिटी मिली कि आप आए, पाजी आए, और सच्ची में कहते हैं ना यही चीज़ है एक साइड जो बैलेंस कर रखा हो चीज़ों को। नेगेटिविटी भी बहुत है, नेगेटिव फीडबैक भी हमें बहुत सारे आते हैं लोगों के कि नहीं ठीक है अभी आप चैनल को ग्रो करो, लेकिन हाँ जिस तरह का मैसेज आप देना चाहते हो सोसाइटी में, इस पॉडकास्ट के थ्रू सबको समझ में भी आ जाएगा। क्योंकि जब कहते हैं ना यहाँ पे जो होते हैं इस लेवल पे और यहाँ का के लिए सपोर्ट करते हैं ना, तो वो दिखता है कहीं ना कहीं लोगों को, तो वो मैसेज ज़रूर लोगों तक पहुँचेगा और भगवान करे आप लोगों का चैनल और ग्रो करे।
साथ साथ हम भी ग्रो करें। और मैं चाहता हूँ हमारे व्यूअर्स के लिए भी कुछ बोल दो आप, ताकि ये चैनल सब्सक्राइब तो करें एटलीस्ट। देखो गाइज, मैं एक ही बात कहूँगी, आपसे हम हैं तो आपका सपोर्ट हमारे को हमेशा चाहिए। और जैसे आप हमें सपोर्ट करते हो वैसे इन्हें भी सपोर्ट करो, ताकि ये भी आपके लिए कुछ इन्फॉर्मेशंस, कुछ अच्छी चीज़ें लेके आएँ। और बाकी सीरियसली बताऊँ तो मुझे आप लोगों से बहुत प्यार है, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना हम कुछ भी नहीं है, बिल्कुल कुछ भी नहीं। तो आप हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो, हम आपको बहुत ऊंचा दर्जा देते हैं। तो बस हम यही चाहेंगे कि उसको मतलब एक मान रखते हुए हमें ऐसे ही फॉलो करते रहिए, अपना प्यार ऐसे ही देते रहिए और ढेर सारे कमेंट करते रहिए, ताकि हमारा जो एक एक्सपीरियंस होता है ना, आपके कमेंट्स के थ्रू ही होता है। लाइव में भी हम कितना भी मिल लें, लेकिन जो कमेंट्स जैसी चीज़ है ना, उसको हम शांति से पढ़ते हैं और सोचते हैं। बिल्कुल। तो कमेंट करके हमें अपने सजेशंस दीजिए, ताकि हम नई चीज़ें और नई अच्छी चीज़ें आगे बढ़ाते रहें। तो सीरियसली लव यू गाइज एंड जय श्री राधे, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए। थैंक यू सो मच।